आज आप लोगों को श्रृंग भस्म के बारे में बताने के लिए आया हूँ। श्रृंग भस्म जो रहता है वह आयुर्वेद की बहुत ही अच्छी दवाई है। और हमारे जो गुरुजी हैं आदरणीय वैद्य समीर जमदग्नि सर इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका प्रयोग करते हैं और बहुत सफलतम चिकित्सा होती है। श्रृंग भस्म जो रहता है वो बारह सिंगा जो रहता है, जो एक तरह का जिसको हम सांबर सिंह बोलते हैं। मतलब सांबर जो हिरण रहता है, सांबर हरिण, उसके सिंग को हम लोग मृग श्रृंग ऐसे बोलते हैं। तो मृग श्रृंग, जो मृग मतलब हिरण, हिरण का जो सिंग रहता है ना, वह बहुत ज़्यादा उपयोगी पड़ने वाला दवाई है। और इसका हम लोग भस्म बनाते हैं और इसका प्रयोग किया जाता है। आजकल सिंह हिरण को मारना ये भारत में कानूनी अपराध है। लेकिन इसका प्रयोग हम लोग मतलब बाहर से करके, जहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर हिरण खाया जाता है वहाँ से मंगवाया जाता है। क्योंकि हिरण का जो सिंग होता है वह हृदय के लिए बहुत अच्छा रहता है और श्वास नलिकाओं के लिए अच्छा होता है, मतलब श्वासवास स्रोत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो भारत में तो इसको बनाना मुमकिन नहीं है क्योंकि इस पे बैन है। मतलब हिरण को मारना बैन है। आप लोगों को पता है कि एक बॉलीवुड के बहुत बड़े प्रसिद्ध कलाकार हैं, उनको ये शिकार करने पे अभी भी उनको जेल के चक्कर काटने पड़ते हैं, अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो इसीलिए हमें उस भाग से नहीं ले रहे हैं। हमें तो श्रृंग भस्म अगर उपलब्ध है तो हम लोग चिकित्सा में इसका प्रयोग कैसे करें। इसी श्रृंग भस्म श्रृंगार रस भी बनता है। तो ये अगर ना हमें ऑथेंटिक वे से मिल जाए तो इसका प्रयोग करना चाहिए। अब श्रृंग भस्म कैसे बनाया जाता है वह जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें बारह सिंगा का जो सिंग होता है वह ले लिया जाता है और उसको छोटे छोटे ना उसको ना हम काट भी सकते हैं, मतलब इंस्ट्रूमेंट से आरी से काट के छोटे छोटे पीसेस कर सकते हैं। उसके छोटे छोटे पीसेस करने हैं और फिर उसको कूट देना है। कूटने के बाद ना वो पाउडर जैसा हो जाएगा। फिर उसमें जो एलोवेरा रहता है, कुमारी जो रहता है, कुमारी का जो अंदर का भाग रहता है जिसको हम कुमारी का स्वरस के रूप में बनाए, और उसकी भावना देना है। और उसके बाद में फिर उसका गजपुट दे देना है। तो गजपुट देने से सफेद रंग का बारहसिंगा का श्रृंग भस्म तैयार हो जाता है। इसी को और लोग बोलते हैं कि अगर हमने केवल ऐसे ही, कुछ लोग एलोवेरा का जो रहता है मतलब कुमारी का स्वरस की भावना दे के पुट देते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट देते हैं। तो अगर कुमारी के स्वरस की भावना नहीं दे के बनाया गया तो वह उतना गुणकारी नहीं होता। कुमारी के स्वरस की भावना देके बनाया गया तो वो ज्यादा फायदा होता है। कुछ लोग और क्या करते हैं, इसमें बहुत सारे जो रस शास्त्र के जो ये हैं विद्वान लोग हैं, वह क्या करते हैं कि अर्क का जो शीर होता है, जो आग का शीर होता है, उसको उसकी भावना देके फिर और पुट देते हैं। लेकिन वह थोड़ा ना ये हो जाता है, क्षारीय हो जाता है और वो शरीर को नुकसान भी कर देता है। तो अपना अपना मत है। अगर दीपन पाचन कर्म कराना है तो जिस तरह से प्रवाल पंचामृत में अर्क शीर के भावना डाल के प्रवाल पंचामृत बनता है, बहुत सारी कंपनियां भी बनाती है, तो उस तरह से भी प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो केवल कुमारी के रस की भावना दे देना है, 7 भावना देना है और 7 बार गजपुट देना है। मतलब एक बार कर दिया, पुट हो गया, फिर उसके बाद में फिर से निकालना है, फिर उसमें कुमारी रस की भावना देनी है, फिर गजपुट देना है। इस तरह से जो गजपुट दे दे के उसको बनाया जाता है तो सूक्ष्म और बहुत ज्यादा गुणकारी इस तरह से श्रृंग भस्म तैयार हो जाता है। तो यह जो रहता है ये सफेद रंग का होता है श्रृंग भस्म। इसकी मात्रा जो बताई है वह 1 से 6 गुंजा, एक गुंजा मतलब एक रत्ती मतलब 125 mgm, और 6 गुंजा मतलब आप 125 × 6 इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना मात्रा में इसका प्रयोग करने के लिए ग्रंथकारों ने बताया है। अब ये बारह सिंगा का श्रृंग जो है वह अलग अलग व्याधि अवस्थाओं में उपयोगी पड़ता है। और यह जो रहता है ये थोड़ा रुक्षता करने वाला रहता है। तो इसको ना जो सूखी खांसी आती है उसमें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। बाकी जो कफ युक्त जो खांसी आ रही है उसमें करने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। मतलब उसमें आकाश और वायु रहना चाहिए फुफ्फुस में। ऐसे तो बताते हैं रक्त के फेन से फुफ्फुस बनता है, लेकिन उसमें आकाश तत्व अगर कम हो गया तो फिर वहां पे कफ जमा हो जाता है या फाइब्रोसिस हो जाता है, ब्रोंकिएक्टेसिस हो जाता है, अलग अलग वहां पे पैथोलॉजी होती है, सेलुलर चेंजेस हो जाते हैं। वहां पे आकाश महाभूत रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए अब्रक भस्म जो रहता है वो भी आकाश और पृथ्वी पार्थिव इस तरह का वो द्रव्य रहता है। तो इसलिए फुफ्फुस के विकारों में अब्रक भस्म का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से यह भी पार्थिव भी है और आकाशीय भी है।
आकाश माभूत और पार्थिव। तो हमें वैसा ही द्रव्य का प्रयोग फुफ्फुस के विकारों में करना है। इसलिए फुफ्फुस के हर विकारों में श्रृंग भस्म का प्रयोग किया जाता है। और हृदय में भी अवकाश होना बहुत जरूरी है। हृदय में, क्योंकि पंपिंग ऑर्गन है अपना हृदय, वेंट्रिकल्स और ऑरिकल्स रहते हैं, तो वहां पे अवकाश अगर नहीं रहेगा तो फिर व्याधि हो जाता है। जैसे लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो गया, वहां पे जल संचिति हो गया, कुछ ना कुछ ऐसे पैथोलॉजी हो जाती है। तो वहां पे अवकाश तत्व रहना बहुत जरूरी है। तो वह को उसी को टिकाए रखने के लिए श्रृंग भस्म का प्रयोग करते हैं। तो हृदय को ये बल देता है, हृदय को ये ताकत देता है। अब मैं एक एक करके श्रृंग भस्म के गुणधर्म बता रहा हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि श्रृंग भस्म बनाते टाइम कुछ लोग 8 गज पुट देते हैं, कुछ लोग 7 गज पुट देते हैं, कुछ लोग 20 देते हैं, कुछ लोग 100 गज पुट देते हैं। वह अपना अपना ये मत है कि कितना गज पुट देना चाहिए, वह रस शास्त्र के विद्वान लोग ज्यादा बता सकते हैं। हम लोग चिकित्सक लोग हैं, हम लोग को इसका प्रयोग जो करना है वह हमें कहाँ करना है, कौन सी अवस्था में करना है, वह जानना जरूरी है। जितना गजपुट दिया रहेगा वो तो और अच्छा रहेगा, थोड़ा महंगा भी पड़ेगा। हमें पेशेंट का अफोर्डेबिलिटी भी देखना है कि पेशेंट को कितना अफोर्ड हो सकता है, उस हिसाब से हमें चिकित्सा करना है। तो ये श्रृंग भस्म जो है ना, यह इसका गुणधर्म अगर देखेंगे तो ये ज्वरग्न है, ज्वर को शांत करता है। अपना इसका रस विपाक से नहीं जाएंगे। यह कफ का नियमन करने वाला होता है। कफ अगर जमा है, स्त्यान कफ है, लीन कफ है फुफ्फुस में, तो यह कफ का स्त्राव जो है, मतलब कफ का जो लीनत्व और स्त्यानत्व गुण प्राप्त हो गया है, मतलब बहुत ज्यादा गाढ़ा गाढ़ा कफ हो गया है, उसको यह पतला कर देता है। और यह क्या करता है कि फुफ्फुस में कफ दोष रहना भी बहुत जरूरी है। अगर कफ दोष नहीं रहेगा साम्यावस्था में, तो वहां पे जो श्वास नलिकाएं जो हैं वो फट जाएंगी। वहां पे कुछ ना कुछ कफ बैलेंस में रहना जरूरी होता है। क्लेदक कफ से ही उसकी तृप्ति होती है। क्लेदक कफ ही वहां पे पोषण करता है उरस स्थान में, क्योंकि कंटिन्यू ना हम लोग श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं छोड़ रहे हैं। तो वायु का गुण क्या है? रुक्षता। अगर ये रुक्षता बढ़ जाती है तो श्वास वैधि हो जाता है। तो थोड़ा सा लुब्रिकेशन रहना बहुत जरूरी है। तो यह श्रृंग भस्म का प्रयोग करते हैं तो यह बैलेंस कर देता है। अगर कफ ज्यादा बढ़ा हुआ है तो इसको ये बैलेंस कर देता है। तो वहां पे जितना मिनिमम लुब्रिकेशन चाहिए, जितना कफ दोष चाहिए, उसको ये बैलेंस कर देता है। उसी तरह से फुफ्फुस को ताकत देता है। मतलब फुफ्फुस के जो लंग्स के जो पेरेन्काइमल लेयर्स हैं और लंग्स के जो वॉल्स हैं, पेरेन्काइमल लेयर्स, एल्वेलाइज हैं, ब्रोंकियोल्स हैं, ट्रकिया है, लैरिंग्स है, और अपना जो नासिका का अंदर का म्यूकोजल मेम्ब्रेन है, ये सारा जो श्वास नलिका के अंदर के सेल्स हैं उनको ये ताकत दे देता है, बहुत ज्यादा बल देता है, ऊर्जा देता है, रसायन कार्य करता है, ब्रेन कार्य करता है, बल्य कार्य करता है। इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। और यह हृदय में इसका प्रयोग करते हैं तो ये हृदय को शक्ति देता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के रहते हैं, उसमें हार्ट जो रहता है वो बूढ़ा हो जाता है और अच्छे से पंपिंग नहीं कर पाता है। तो हम लोग नारदीय लक्ष्मी विलास रस जैसे उत्तेजक दवाइयां तो देते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ तो ऐसी दवाई चाहिए जो हृदय को बल दे, हृदय के कार्डियक मसल्स को भी बल दे। तो उसके लिए अर्जुन शीरपाक दिया जाता है, अर्जुना श्रेष्ठ दिया जाता है। वह ठीक है, वो एक मात्रा में ठीक है, कार्डियक मसल को वो ताकत देगा। लेकिन कुछ ऐसा द्रव्य चाहिए जो हृदय को उसकी गति को अच्छा भी करे। हृदय की गति अच्छा होना चाहिए। जैसे कि अरिथमिया रहता है तो यह मतलब वहां पे जो भी नर्वस कंडक्शन है, मस्कुलर कंडक्शन है, उसको बैलेंस होना भी बहुत जरूरी है। तो यह क्या करता है, अर्जुन का कार्य कार्डियक मसल को ताकत देना है, बस इतना काम करके वो रह जाता है। उसका काम ये नहीं है कि वह गति को अच्छा करे। गति को अच्छा करने के लिए श्रृंग भस्म का प्रयोग जब करते हैं तो हार्ट का पंपिंग अच्छा होता है। जैसे साइनस टैकीकार्डिया हो गया या ब्रेडिकार्डिया हो गया, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में जो रिदम रहता है वो चेंज हो जाता है, एसटी सेगमेंट जो रहता है वो एलिवेशन रहता है। बहुत सारे ऐसे कंडीशन रहते हैं, अर्दमिया के फिब्रिलेशन जब होता है हार्ट में, तो वहां पर गति को अच्छा, मतलब हृदय का जो भी मसल्स हैं उनकी गति का नियमन होना चाहिए। उसके लिए श्रृंग भस्म का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। यह चीज आप लोगों को कॉलेज में कोई भी नहीं पढ़ाएगा। कॉलेज में क्या क्या पढ़ाते हैं कि श्रृंग भस्म लिख दो, पेपर में जो आया वो लिख दो, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। और फिर हम लोग ना सेकंड ईयर के बाद इसको खोलते ही नहीं है। किसी ने कोई फॉर्मूला बता दिया तो श्रृंग भस्म दे दो, हार्ट के पेशेंट को दे दो, श्रृंगाब्र रस दे दो फुफ्फुस के विकारों में। लेकिन श्रृंग भस्म को जानना ये कोई सिखाता ही नहीं, और प्रैक्टिकली इसका क्या उपयोग रहता है वह जानना बहुत जरूरी है। आप लोग श्रृंग भस्म का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। तो ये क्या करता है कि फुफ्फुस को बहुत ज्यादा, मतलब लंग्स को बहुत ज्यादा ताकत दे देता है। और फुफ्फुस के आसपास जो भी हृदय है और वहां पे अयोटा है, फिर पल्मोनरी आर्टरीज है, इन सबको ये ताकत देता है। पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स को भी ताकत मिलना जरूरी है।
सुपीरियर वेना कवा को ताकत मिलना जरूरी है, इंफीरियर वेना कवा को ताकत देना जरूरी है। ये पूरा जो सर्कुलेशन करने वाले आर्टरीज और वेन्स है उनको भी बल मिलना बहुत जरूरी है। तो ये श्रृंग भस्म का कार्य रहता है। अर्जुन नहीं करेगा उतना अच्छा, सुपीरियर वेना कवा को अर्जुन थोड़ा ना इतना अच्छा ताकत देगा, वो तो हृदय के कार्डियक मसल पे काम करता है, कषाय रसात्मक रहता है, हृदय बोले है इसीलिए, ठीक है, वो अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन श्रृंग भस्म जो है वो सुपीरियर वेना कवा को भी ताकत दे रहा है, इंफीरियर वेना कवा को भी दे रहा है, एओर्टा को भी दे रहा है, हर तरह से पल्मोनरी वेन्स को भी ताकत दे रहा है, पल्मोनरी आर्टरीज को भी ताकत दे रहा है, हार्ट के कार्डियक मसल्स को रिदम में ला रहा है और हार्ट का भी रिदम अच्छा कर रहा है। श्रृंग भस्म का प्रयोग आप लोग करके देखिए, सच में रिदम अच्छा हो जाता है पेशेंट को। पेशेंट का अगर मरमर हो रहा है, पेशेंट को अलग अलग साउंड्स आ रहे हैं हार्ट की वजह से, पेशेंट का हार्ट का कार्य अच्छा नहीं हो रहा है, तो श्रृंग भस्म का प्रयोग अगर कराया जाता है बहुत अच्छा फायदा होता है। और ऐसा देखेंगे तो यह क्षय अगर राजयक्ष्मा में भी बहुत अच्छा काम करता है, राजयक्ष्मा में, लेकिन जो क्षय के जंतु होते हैं, ट्यूबरकुलाइन बैसिलाई होते हैं, उनको ये मारेगा नहीं। उसके लिए तो हमें स्वर्ण भस्म देना पड़ता है, या जैसे राज मृगांक रस जैसी दवाइयां हैं, ऐसे स्ट्रांग दवाइयां देना पड़ता है। तो उनसे क्या होता है कि यह जंतुओं को मार देता है, लेकिन क्षयजन्य जो विष उत्पन्न हो गया है वहां पे, और उसके वजह से जो शरीर मतलब लंग्स में बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी हो गई है, तो उसको ठीक करना है। तो स्वर्ण भस्म के साथ अगर श्रृंग भस्म का प्रयोग कर दिया जाए, अकेला नहीं देना है, स्वर्ण भस्म भी देना है और श्रृंग भस्म भी देना है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से श्रृंग भस्म को प्रवाल के साथ, प्रवाल पिष्टि के साथ अगर प्रयोग कर देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। प्रवाल पिष्टि जो है वो क्षार है, आदौ क्लेदयति पश्चात विशोषयति, इस तरह से वह क्लेद को निकाल देता है, और वहां पे जो जंतुओं का संसर्ग हो गया है क्षय के अवस्था में, मतलब ट्यूबरकुलोसिस में, अगर वो बहुत ज्यादा क्लेद हो रहा है, विकृत क्लेद है, उसको सुखाना, और विकृत कफ को भी सुखाना, क्योंकि टीबी के पेशेंट जो रहते हैं दिन भर थूकते रहते हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रूलेंट ऐसे स्पुटम बहुत ज्यादा निकलते रहता है, उसकी वजह से क्या होता है कि वो एयरबॉर्न डिजीज बनता है, थूकने से वो फैलता है सब जगह। तो यहाँ पर ना श्रृंग भस्म को प्रवाल भस्म के साथ अगर दे दिया, प्रवाल का ही क्यों उपयोग किया है, क्योंकि प्रवाल जो रहता है वो सौम्य भी रहता है, फुफ्फुस के लिए ताकत भी देता है, और आदौ क्लेदेति पश्चात विशोषयति, क्षार का गुणधर्म है, तो क्लेद को निकाल के क्लीन कर देगा, और श्रृंग भस्म ये फुफ्फुस को ताकत देगा। इसलिए प्रवाल भस्म और श्रृंग भस्म को साथ में अगर दे दिया जाए, एक एक चुटकी के मात्रा में सुबह शाम दे दिया जाए, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कुछ लोग क्या करते हैं कि राजयक्ष्मा जैसी व्याधियां होते हैं, तो वह वर्धमान मात्रा में इसको बढ़ाते हैं, जैसे एक एक चुटकी एक दिन लिया, फिर उसके बाद में डेढ़ चुटकी लिया, फिर दो चुटकी लिया, फिर तीन चुटकी, दो नहीं, एकदम ऐसे नहीं बढ़ाना है, एक एक चुटकी नहीं बढ़ाना है, एक चुटकी, फिर सवा चुटकी, फिर डेढ़ चुटकी, फिर पौने 2 चुटकी, फिर 2 चुटकी, फिर सवा 2 चुटकी, ऐसे ना थोड़ा बढ़ाना है, वर्धमान मात्रा में बढ़ा के फिर उसके बाद में एक ऑप्टिमल लेवल तक लाना है, फिर कम करना है। इस तरह से अगर वर्धमान मात्रा में श्रृंग भस्म का प्रयोग कर दिया जाए तो हृदय के बहुत सारे विकार ठीक हो जाते हैं, फुफ्फुस के विकार ठीक हो जाते हैं, राजयक्ष्मा में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसलिए ना इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। मैंने अपने गुरुजी लोगों के पास भी देखा हुआ है, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर श्वास नलिका से बहुत ज्यादा कफ का स्त्राव हो रहा है, मतलब जैसे मराठी में बोलते हैं कि पाझरने, मतलब कफ जो रहता है ना वो रिस के बहुत ज्यादा निकल रहा है, और उसके वजह से कफ के वजह से क्या होता है, कभी कभी श्वास आने लगता है, फिर निमोनाइटिस होने लगता है, ब्रोंकियल अस्थमा होने लगता है, और बहुत सारी व्याधियां होती हैं जो श्वास रोग को उत्पन्न करने के लिए काफी रहती हैं, या कफज कास रहता है, तो वो सारे कंडीशन में कफ का स्त्राव जो है उसको नियमित करना जरूरी है। म्यूकोजल मेम्ब्रेन में मतलब वहां से जो कफ निकल रहा है उसको बैलेंस करना जरूरी है। जो ग्लैंड्स रहते हैं जो कफ को निकाल रहे हैं उनको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। इसलिए श्रृंग भस्म का प्रयोग अगर कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से हम लोग और देखेंगे कि ज्येष्ठ मध्य जो रहता है, ज्येष्ठ मध्य का कार्य, और हम लोग विभितक का कार्य वह भी देखेंगे। ज्येष्ठ मध्य जो रहता है वह क्या करता है कि वहां पे कोई इन्फ्लेमेशन रहेगा, अगर म्यूकोजल मेम्ब्रेन में कोई इन्फ्लेमेशन रहेगा तो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस को ये ठीक करता है, बैलेंस करता है। अगर बेहड़ा देखेंगे, जो विभितक जो रहता है वह अगर देखेंगे तो वह गले में, फिर जो टॉन्सिल वगैरह जो रहता है, ये पूरा एरिया जो रहता है एडिनोइड ग्लैंड्स के पास का,
ये पूरा जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड के अंदर का जो भाग रहता है उन सब में क्या करता है कि बहुत ज्यादा अगर लार आ रहा है या छोटे छोटे दाने दाने आ गए हैं और उसके वजह से अगर कोई तकलीफ हो रही है तो विभितक जो रहता है वह वहां पे हील करता है, स्तंभक कार्य करता है, हील करता है, एंटीबायोटिक की तरह रहता है, इसलिए त्रिफला को बेस्ट एंटीबायोटिक मानते हैं। तो ये विभितक वहाँ के जो दाने दाने हैं उनको हील कर देगा, एंटीबायोटिक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, और यह क्या करेगा, उनका नियमन करके उनको बैलेंस कर देगा। लेकिन श्रृंग भस्म जो रहता है यह क्या करता है कि कफ का स्त्राव को बैलेंस करता है, इसलिए श्रृंग भस्म का अपना महत्व है। ज्येष्ठ मद है वो इंफ्लेमेटरी चेंजेस को ठीक करता है, मतलब वहां पे शोथ हो गया, सूजन आ गई है, सूज गए अंदर ही अंदर, तो वहां पे इंफ्लेमेटरी चेंजेस में फायदा करता है। जो विभितक है वो मैंने बताया कि बेहड़ा जो है वह क्या करता है कि गले में या टॉन्सिल के पास या जीभ के नीचे वहां पर क्या होते हैं छोटे छोटे अगर दाने दाने आ गए और उसकी वजह से ये हो गया, खांसी आ रहा है, तो उन सबको ये बैलेंस कर देता है। इसीलिए ना बहुत सारे वैद्य जो हैं वह क्या करते हैं, यष्टि मधु, श्रृंग भस्म और विभितक चूर्ण, ये इस तीनों को साथ में देते हैं। कुछ लोग अलग अलग इसका उपयोग करते हैं, तो दोनों तरह से सही है, इसका बहुत फायदा होता है। लेकिन हमें जानना जरूरी है कि कौन सी अवस्था में, अब ज्येष्ठ मध जो है खांसी आ रही है तो ज्येष्ठ मध की लकड़ी लेके चूसने से भी बहुत फायदा होता है, और वो भी वमनोपग है, ज्यादा अगर लेंगे ज्येष्ठ मध तो वो उल्टी भी करा सकता है। तो इसलिए कम प्रमाण में लकड़ी को चूसने के लिए बहुत सारे पहले से आ रहा है कि बहुत सारे जो दादा दादी नाना नानी है वह सब ना सिखाते हैं। महाराष्ट्र में ऐसे परंपरा है कि जो दादी को आजी बोलते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र में। तो पहले क्या होता था कि डॉक्टर के पास न जाके आजी बाई जो रहती थी, आजी जो रहती थी, दादी जो रहती थी, उनका ना एक बटुआ रहता था, मतलब एक बॉक्स रहता था जिसमें बहुत सारे घरगुती घरेलू औषधियां रखती थे। तो अभी क्या है, किसी को खांसी हो गया तो दादी ही डॉक्टर होती थी, इसलिए ऐसे बोलते हैं अज्जी बाईचा बटुआ। तो उनमें ना ये द्रव्य रखा जाता था, जो दादी और नानी रहती थी ना, जो बूढ़ी बूढ़ी लोग, उन लोगों ने आयुर्वेद को अपने घर में रखा था। तो ज्येष्ठ मध रखते थे वो लोग, फिर ये हरित विभितक रखते थे, और ऐसे श्रृंग भस्म वगैरह रखते थे। तो किसी को खांसी आया तो दादी से वो दवाई ले लेंगे, श्रृंग भस्म को चूसने लगेंगे, ठीक हो गए तो डॉक्टर पास जाने की जरूरत नहीं है। इस तरह की परंपरा है महाराष्ट्र में, तो इसलिए आजीबाई के बटुआ में ये एक दवाई है जिसका प्रयोग करते हैं। उसी तरह से श्रृंग भस्म के बारे में ऐसा आचार्यों ने बताया है कि वातज कास में जहां पर रुक्षता बहुत ज्यादा है उसे बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर हमने दे दिया श्रृंग भस्म तो इसका साइड इफेक्ट होता है कि सूखा, रुक्षता और बढ़ेगी, क्योंकि यह श्रृंग भस्म जो है बहुत ज्यादा रुक्षता उत्पन्न करता है, शरीर में खुद भी रुक्ष रहता है और बहुत ज्यादा रुक्षता उत्पन्न करता है, और इससे खांसी और बढ़ती है, सूखी खांसी और बढ़ती है। जबकि जो वूपिंग कफ है, जिसमें कफ वाला खांसी रहता है, वूपिंग कफ रहता है, उसमें इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा करता है। ये कफ को बैलेंस कर देगा, ये कफ ज्यादा निकल रहा है ना, तो ये खुद रुक्ष द्रव्य है, तो ये क्या करेगा कि कफ का जो ग्लैंड्स है वहां से क्लेद को निकाल देगा, सुखा देगा, और फिर उनका नियमित मतलब नियमन कर देगा। तो कफ जो है, क्योंकि रुक्ष गुणात्मक श्रृंग भस्म रहता है, तो इसीलिए ये वहां पे बल भी दे देगा, वहां सुखा देगा। जिस तरह से हाथ में पानी है, हमने इसमें रखा, पंखे के नीचे रखा तो पानी सूख जाता है, पानी उड़ जाता है, तो उसी तरह से वेपराइज होकर उड़ जाता है। उसी तरह से श्रृंग भस्म का प्रयोग करते हैं ना, तो ये पानी पानी जो क्लेद और बहुत ज्यादा कफ युक्त, मतलब पतला पतला कफ का सिक्रीशन हो रहा है, तो जब श्रृंग भस्म डालते हैं ना तो पार्थिव है और आकाश महाभूत है, रुक्ष है, तो इसके वजह से क्या करता है कि ये पूरा सुखा ही देता है कफ को। कफ जब सूख जाएगा तो अपने आप ही जो सकफ कास है या जो श्वास व्याधि है जिसमें कफ बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है उसमें फायदा होता है। इसी तरह से न्यूमोनाइटिस में भी बहुत ज्यादा कफ अगर बहुत ज्यादा जमा है, उसमें भी पूरे युक्त जो न्यूमोनाइटिस में जो पूरे युक्त जो कफ रहता है उसको भी सुखा देता है, क्लेद को निकाल देता है, इसीलिए इसका फायदा होता है। ये सारा बेसिक चीज की ये कैसे काम करता है ये कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता। अगर कॉलेजेस में सिखाया जाए, आप लोगों में बहुत सारे जो चिकित्सक हैं वो लोग शिक्षक भी हैं, और दूसरे बहुत सारे आप लोग गवर्नमेंट ऑफिसर भी हैं, आप लोग को ये बेसिक चीज मालूम ही होना चाहिए। आप लोग को अपने विद्यार्थी लोगों को भी सिखाना चाहिए ये बात कि यह सकफ कास जो रहता है, कफ को ये नियमित करते हैं। जो कफ रहता है उसमें क्लेद बहुत ज्यादा रहता है, उसको ये सुखा देता है, सुखा के बैलेंस कर देता है। और इसका प्रयोग वातज कास में नहीं करना है, वातज कास में ऑलरेडी इतना सूखापन है और आपने और सुखाने वाली दवाई दे दी तो ये और ड्राइनेस करेगा और खांसी बढ़ जाएगी, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। उसी तरह से जो छोटे बच्चे रहते हैं जिनको कफ संचय रहता है, आजकल क्या करते हैं ना कि माएँ जो रहती है
ऐसा बताया है, श्रीमद् भागवत पुराण में बताया है कि कलयुग में माता पिता अपने बच्चे को इतना लाड प्यार करेंगे क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होगी। खुद वैसे संस्कारित हो या ना हो उसका कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन बच्चे से बहुत ज्यादा अपेक्षा किया जाता है कि बच्चा हमको बुढ़ापे में बहुत ज्यादा सेवा करे। बच्चे को इतना लाड प्यार किया जाता है, इतना किया जाता है। तो उसमें बताया है कि कलयुग में माता पिता जो है, आप लोग बुरा मत मानिए, जो लिखा है वो मैं बता रहा हूँ, माता पिता जो है वो बच्चों को ना इतना लाड प्यार करेंगे। तो जैसे गाय रहती है, वो अपनी बच्चिया जो रहती है ना, बाछी जो उसका बच्चा रहता है, उसको इतना चाटेगी 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 कि उसको लहूलुहान कर देगी, लेकिन चाटना बंद नहीं करेगी। मतलब इतना प्यार दुलार। आजकल वही चीज हो रहा है कि आजकल माएँ जो रहती हैं वो बच्चों को हॉर्लिक्स पिलाना, फिर बॉर्नविटा देना कि हमारा बच्चा स्ट्रांग हो स्ट्रांग हो। तो और फिर जैम जेली, फिर बहुत सारे आइसक्रीम खिलाओ। तो ऐसे चीजें जो खिला रहे हैं ना, उससे कफ वृद्धि बहुत ज्यादा हो रही है। आइसक्रीम जो है फ्रिज में से निकालो और खिलाओ बच्चे को। उसके बाद में मिल्क शेक बना के खिलाओ। उसके बाद में ऐसा चीजें खिलाओ जो कफ बढ़ाने वाला चीज है। पिज्जा खिलाओ बच्चों को। और हमारा बच्चा जो है वो हाईटेक होना चाहिए, उसको ना टेक्नोलॉजी आना चाहिए, इसलिए मोबाइल दे दिया जाता है कि दिन भर चलाओ, ये वीडियो गेम खेलो। और ये नहीं सोचा जाता कि वीडियो गेम बनाने वाले जो हैं वो बहुत सारे जो गूगल में या जो भी वीडियो गेम बनाने वाले जो लोग हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का दिमाग उसमें लगा है। और वो परिपक्व दिमाग है, मतलब इतना डिग्री ले सीखने का प्रयास करते हैं, और वही उनके दिमाग में कंटिन्यू चलते रहता है। पहले के जमाने में मेरे पापा बताते हैं, मेरे दादाजी पापा सब बताते हैं कि पहले के जमाने में बच्चों पे लोड नहीं होता था। 5-6 साल तक तो बच्चों को खेलने के लिए दिया जाता था। जो उनका बचपन है वह बचपन के लिए ही बनाया जाने करने के लिए बोला है। अगर हम उनको इतना प्रेशर दे देंगे मोबाइल से, फिर प्ले ग्रुप ज्वाइन करो, LKG UKG इतना ज्यादा ले देंगे, तो वो बच्चे जो रहते हैं वो ना डिप्रेशन में जाते हैं, एंग्जाइटी में जाते हैं, विकृति होती है। माइंड जो रहता है ना वो परिपक्व नहीं हुआ रहता इतना कि वो वीडियो गेम वगैरह कर सके। तो इसी तरह से जब बहुत ज्यादा लाड प्यार से कफ वर्धक चीजें, एक तो कफ का काल ही है और उनको कफ वाला चीजें ज्यादा दिया जाता है, तो बच्चों को ना सर्दी खांसी वगैरह बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा कफ जमा रहता है। बहुत सारे लोग जो जैम जेली वगैरह देते हैं ना, जेली की जो टॉफियां रहती है वो देते हैं, या दूध पिला देते हैं। सुबह सुबह कफ का काल रहता है, मतलब 6 से 10 का बजे का काल जो रहता है कफ का काल रहता है, और उसी टाइम पे दूध बहुत ज्यादा मात्रा में पिला दिया जाता है। और उसमें भी बहुत ज्यादा ये बॉर्नविटा डाले और बहुत ज्यादा बूस्ट और हॉर्लिक्स वगैरह डाल के पिलाया जाता है। तो उनके जो कफ रहता है ना, यहाँ पे पूरा कफ जमा रहता है, और अवरोधात्मक संप्राप्ति होगी तो उसकी वजह से बार बार खांसी सर्दी जुकाम ये प्रॉब्लम से बच्चे बहुत ज्यादा तकलीफ में रहते हैं। और फिर पेडिट्रिशियन के पास जाते हैं तो एंटीट्यूसिव एक्सपेक्टोरेंट ऐसी दवाइयां कंटिन्यू बच्चों को देना पड़ता है। तो और अभी थर्ड वेव आ रहा है तो बच्चों पे ये सारी चीजें और बढ़ने का चांसेस है, क्योंकि खान पान वैसा हो गया है, आहार वैसा हो गया है। बच्चों को सुबह उठ के दौड़ने के लिए नहीं, अभी जगह ही नहीं है, लॉकडाउन है तो बच्चे जाएं कहाँ। फ्लैट सिस्टम आ गया है और न्यूक्लियर फैमिली में रहना है, तो किसी से मिलना जुलना नहीं। और दूसरा है कि घर में बंद रहो, ऑनलाइन क्लासेस करो, खाओ पियो और फिर सो जाओ। ये दिवा स्वाप भी हो रहा है बच्चों में बहुत ज्यादा। बच्चों में इम्यूनिटी अच्छी रहती है ठीक है, लेकिन कफ वर्धक आहार विहार अगर आप देखेंगे वो उसके प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बच्चों को फिजिकल वर्क कम है और मेंटल वर्क ज्यादा हो रहा है, तो उसके वजह से कफ बढ़ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में अगर श्रृंग भस्म का प्रयोग कर दिया जाए तो यह बहुत अच्छा फायदा करता है। छोटे बच्चों के लिए श्रृंग भस्म वरदान टाइप रहता है, मतलब यह लंग्स को क्लीन रखता है, कफ को सुखा के रखता है। तो इसको रसायन मात्रा में भी कंटिन्यू भी अगर दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर फुफ्फुस में कोई इन्फेक्शन हो गया, संप्राप्ति हो गई और कफ का संचय बहुत ज्यादा हो रहा है, और वह कफ जो है, कफ दोष विकृत कफ जो है वो बहुत दिन तक वहां पे स्थित रहा, वहां पे रहा, तो उसमें स्थिरता आती है, गाढ़ापन आता है, और बहुत ज्यादा पिच्छिल हो जाता है, बहुत ज्यादा लीन हो जाता है, डीपली एनरूटेड हो जाता है। उसके वजह से जो कफ रहता है वो सड़ने लगता है। वहां के जो अंदर के सेल्स होते हैं ना, पेरेन्किमल सेल्स, लंग्स के अंदर के सेल्स, उसमें ना उसको सड़ाने लगता है। तो उसके वजह से कफ जब निकलता है तो बहुत ज्यादा सड़ा हुआ, बहुत ज्यादा दुर्गंधी युक्त रहता है, बहुत ज्यादा ऐसा मतलब अगर किसी ने थूका ना तो बहुत गंदा स्मेल आता है। उसी तरह से कफ संचित रहने लगा और वहां सड़न पैदा हो गई और उसमें स्मेल आने लगा, ऐसे कंडीशन हो गए तो उसमें तुरंत ही कफ को निकालना जरूरी है।
तो पहले के जमाने में तो वमन करा दिया जाता था, स्नेहपान करा के और फिर वमन। आजकल का मॉडर्न जमाना है, आजकल तो ये वमन और विरेचन तो कोई करेंगे नहीं, जो लोग को मालूम है वो लोग ही करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या दे दवाई कि वो बार बार ना हो और वो निमोनिया और बार बार ब्रोंकाइटिस ऐसे कंडीशन ना हो। और बच्चों को तो ये अटैक ज़्यादा करने का चांसेस है, बहुत सारे वेरिएंट्स आ रहे हैं कोरोना जो वर्षा ऋतु के बाद आने के चांसेस है। जब मौसम बदलेगा ना, वर्षा ऋतु से जब शरद ऋतु आएगा, उस टाइम पे ये कफ के लक्षण ज्यादा दिखने लेंगे, क्योंकि ऐसा मौसम चेंज होगा, तब ना थर्ड वेव आने का चांसेस है। तो क्यों ना हम लोग पहले से तैयारी कर लें, स्वर्ण प्राशन जैसी दवाइयां देके बच्चे का इम्यूनिटी अच्छा कर लें, उसका अग्नि अच्छा कर लें, उसको श्रृंग भस्म जैसी दवाइयां देके ऐसा बैलेंस कर दे फुफ्फुस में कि कफ संचय होने का संप्राप्ति न हो, ख वैगुण्यता मिले ही नहीं। ख वैगुण्यता नहीं मिलेगी तो व्याधि होगा ही नहीं, संचय प्रकोप प्रसर व्यक्तिभेद ये संचय प्रकोप प्रसर स्थान व्यक्तिभेद होगा ही नहीं। और लंग्स मजबूत रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए ना श्रृंग भस्म का प्रयोग रसायन के रूप में अगर कर दिया जाए, और इसका कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं, साइड इफेक्ट बस एक ही है कि वातज कास में नहीं देना है। जब वायु का प्रकोप है तो यह रुक्षता करता है, तो इसीलिए उसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और यह क्या है कि जो कफ बहुत दिन से जमा है और उससे बहुत ज्यादा दुर्गंधी आ रही है और अंदर ही अंदर सड़ रहा है, ब्रोंकाइटिस हुआ है या निमोनाइटिस हुआ है, तो उस कंडीशन में उसका जो गंदगी है वो नष्ट होना जरूरी है, क्लेद कम होना जरूरी है, और स्त्यांता कम होना जरूरी है, लीनता बहुत होना जरूरी है। तो इसीलिए श्रृंग भस्म और रस सिंदूर की मात्रा अगर हम बच्चों को दे एक एक चुटकी मात्रा में। इसी तरह से और भी दवाइयां हैं, जैसे अडुलसा ले लिया, वासा या ज्येष्ठ मध ले लिया, विभितक ले लिया और मिश्री ले लिया, इन सब का कॉम्बिनेशन बना के और मधु के साथ मिक्स करके रख लीजिए और बच्चों को ना ऐसे ड्रॉपर से चटाइए। मैं फिर से बताता हूँ, श्रृंग भस्म, रस सिंदूर, अडुलसा या बासा, ज्येष्ठ मध, फिर विभितक और जो मिश्री है उसका प्रयोग अगर करके हम लोग स्वर्ण प्राशन जैसा मिक्स करके घोट के और फिर उसको मिक्स करके ड्रॉपर में रख दें, और उसका प्रयोग बच्चों को 2-2 ड्रॉप 3-3 ड्रॉप दिन सुबह और शाम दें, बच्चे का ना लंग्स पूरी तरह से मजबूत रहेगा। और काढ़ा तो बच्चे पियेंगे नहीं, और ऐसे अगर खिलाएंगे तो वो भी नहीं होगा। अगर ड्रॉप के रूप में देंगे तो बच्चों को आराम से, जैसे पोलियो के ड्रॉप्स दिए जाते हैं, जिंदगी के 2 बूंद, तो क्यों ना हम लोग इसको दें। या फिर आप लोग जो स्वर्ण प्राशन बना रहे हैं उसमें गुडुची सत्व, फिर बच्चा चूर्ण, स्वर्ण भस्म, ब्राह्मी, मंडूक पर्णी, और उसके साथ में ये द्रव्य जो है श्रृंग भस्म, रस सिंदूर, वासा, यष्टि मधु, फिर विभितक और मिश्री ऐसे मिक्स करके और उसको घोट के और फिर ड्रॉपर में डाल के दे दीजिए, तो आगे आने वाली जो व्याधियां हैं उससे हम लोग काफी हद तक इसको ठीक कर सकते हैं। और मैंने बताया कि अडुलसा जो है वह रक्त वाहिनियों में जो पित्त की संप्राप्ति है उसको ये भंग कर देगा, रक्त वाहिनियों को अच्छा बल दे देता है, रक्त का प्रसादन करता है। तो अडुलसा इसलिए प्रयोग करते हैं, श्वास कस में तो अडुलसा का प्रयोग करते ही हैं, पहले से करते आए हैं सभी आचार्य लोग। और भारत की संस्कृति में भी वासा का बहुत ज्यादा महत्व है, तो वासा का प्रयोग करते हैं। वासा का ये भी काम रहता है कि यह लूज मोशन होने नहीं देता, अग्नि को प्रदीप्त रखता है, तिक्त रसात्मक रखता है, तो खून को भी साफ करता है। यष्टि मधु है वो म्यूकोजल मेम्ब्रेन का इंफ्लेमेटरी चेंजेस को प्रतिकार करता है या हील करता है, इसलिए यष्टि मध डालना है। विभितक है जो दाने दाने आ गए हैं बहुत ज्यादा, उसको ये हील करता है एंटीबायोटिक के रूप में, इसलिए। और मिश्री जो है पित्त का शमन करता है, वात पित्त कफ, इन तीनों को बैलेंस करने के लिए यह द्रव्यों का प्रयोग करता है। रस सिंदूर है सूक्ष्म स्त्रोतोगामी है और एंटीबायोटिक एक तरह से बोलते हैं, एंटी माइक्रोब जो रहते हैं उस पे रस सिंदूर काम करता है, योगवाही रहता है, दीपन पाचन कार्य करता है, फुफ्फुस को ताकत दे देता है। तो बहुत अच्छा रस सिंदूर, पारा और गंधा को कज्जली बना के और फिर कुपिपक्व रसायन से रस सिंदूर प्राप्त किया जाता है, तो उसका प्रयोग करिए। अगर आप लोग को ऐसा मन कर रहा है कि हम लोग रसकल्प ना यूज करें, कुपिपक्व रसायन ना करें, हर्बल मेडिसिन करें बच्चों के लिए, ऐसा कोई वो नहीं है, साइड इफेक्ट तो होता नहीं है, लेकिन आपके समाधान के लिए तो आप ना श्रृंग भस्म ले लीजिए। श्रृंग भस्म तो ये है, मतलब कोई भी ये मेटल नहीं है, वो तो 12 सिंगा का श्रृंग है, तो वह ले लीजिए। अडुलसा, ज्येष्ठ मध, विभितक और मिश्री, इनका साथ में एक ऐसा बना दीजिए। अगर ज्यादा सीवियर कंडीशन हो रही है तो रस सिंदूर वाला बना दीजिए, अगर और सीवियर हो रही है तो इसका बना दीजिए, समीर पन्नग रस का बना दीजिए, और सीवियर कंडीशन हो रही है तो मल्ल सिंदूर का बना दीजिए। इस तरह से आप लोग ना अलग अलग मेडिसिन बना के ड्रॉपर में भर के रख लीजिए, ताकि, और ये खराब नहीं होगा,
ये बात भी है, क्योंकि मध में बनाया हुआ स्वर्ण प्राशन में आप घृत और मध डालते हैं तो ये खराब नहीं होगा, इसका एक्सपायरी नहीं होता, जितना पुराना रहेगा उतना ये फायदेमंद रहेगा। मध अच्छा क्वालिटी का लीजिए और आप लोग ऐसे बना दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। इसी तरह से कफ स्त्राव होने के बाद उस जगह पे जो भी अंदर ही अंदर जो कुछ 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 जमा हुआ कफ रहता है, और उसके वजह से कभी कभी बाद में भी, जैसे पोस्ट कोविड भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं कि कुछ कफ जमा है और बाद में कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, उसमें भी बहुत अच्छा फायदा होता है। या कफ जमा है, वो भी गंदा इन्फेक्टेड जो कफ है वह जमा है, तो उसकी वजह से बुखार भी आ जाता है। तो दूसरे अब ये ऐसा बुखार है, ये इसमें हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये कौन सा वाला बुखार है, मतलब सार्वदेहिक जो वातज पित्तज कफज वाला बुखार नहीं है, ये कफ की संचिति, और वो भी दुष्ट मतलब खराब हुआ जो कफ है उसके वजह से ज्वर आ रहा है। तो यहाँ पर और मतलब जैसे कोविड के सिम्टम में ब्रोंकाइटिस हुआ और या फिर निमोनाइटिस हुआ, ऐसे कंडीशन के वजह से जो ज्वर आ रहा है, फुफ्फुस की मतलब उसका स्थान फुफ्फुस है और वहां पे कफ जमा है, उसके वजह से जो ज्वर आ रहा है, तब श्रृंग भस्म का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और ऐसे में शुरुआत में रस सिंदूर और ये श्रृंग भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, फुफ्फुस का मल द्रव्य सार और किट विभाजन अच्छे से होने लगता है स्थानिक, और उसके वजह से क्या होता है कि किट भाग जो है वह निकलने लगता है, वहां पर भी अग्नि का कार्य रहता है। तो और वहां पे रक्त के फेन भाग से बना है, तो रक्त की अग्नि वहां पर भी फुफ्फुस में भी काम कर रही है। तो यह क्या करता है, सार्किट विभाजन अच्छे से होने लगता है, फुफ्फुस के जो सेल्स हैं स्थानिक वो अच्छे से बनने लगते हैं, और बहुत अच्छा फायदा होता है। इसलिए श्रृंग भस्म को अगर हम लोगों ने दे दिया जो ज्वर आ रहा है, तो फिर वहां पे आम संचिति निकल जाएगी, क्लेद निकल जाएगा, और फुफ्फुस नए रीजनरेट होंगे, फुफ्फुसों को नया ताकत मिल जाएगा, तब इसका प्रयोग करते हैं। फुफ्फुस अगर डैमेज हो रहे हैं वहाँ सेलुलर लेवल से, वहाँ पे सड़न हो रही है और डैमेज हो रहे हैं, जैसे कोविड के पेशेंट बहुत सारे मर गए, वायरस का इतना ज़्यादा ये इन्फेस्टेशन हुआ, अंदर अटैक हुआ कि फुफ्फुस को वो पूरी तरह से डैमेज कर दिया। तो वहाँ डैमेज होने की कंडीशन में भी अगर श्रृंग भस्म का प्रयोग कर दिया जाए, और बाकी तो दवाइयाँ हैं ही हमारे पास कोविड के पेशेंट के लिए, कि त्रैलोक्य चिंतामणि रस, फिर श्रृंगाभ्र रस है, फिर जय मंगल रस है, महालक्ष्मी विलास रस है, श्वासकस चिंतामणि है, वो सब तो है ही दवाइयाँ, लेकिन वो दवाइयाँ थोड़ा महंगा पड़ती है, ये दवाई थोड़ा सस्ता पड़ती है। इन सब का प्रयोग करने से फायदा होता है। इसी तरह से श्रृंग भस्म जो है यह हृदय को शक्ति देने वाला है। अगर किसी को ना हृदय शूल का प्रॉब्लम है, एंजाइना पेक्टोरिस बार बार होता है, हार्ट में पेन होता है बहुत ज़्यादा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से भी पेन होता है, मतलब ऐसा, और ये तो अटैक कैसा रहता है, हार्ट अटैक आता है तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया, हार्ट जो है वो ब्लॉक हो गया, हार्ट का काम ही बंद हो गया, ऐसे भी कंडीशन आ सकती है। अगर उतना सीवियर नहीं है और शुरुआत में एक दो माइल्ड अटैक आए हैं, तो वहाँ हृदय को बल देना बहुत जरूरी है, तब श्रृंग भस्म का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और इससे क्या होता है कि जो स्नायु में जो तंतु रहते हैं, मतलब जो फाइब्रस सेल्स रहते हैं, जो हार्ट में जो रहते हैं, जो कंडक्शन करते हैं नर्व्स का, उन सबको ये ताकत दे देता है, तो ये पूरा तरह से बहुत ज़्यादा फायदा करता है। इसी तरह से बहुत ज़्यादा अगर कारण से किसी ने उपवास किया है, व्रत किया है, व्रत वैकल्यता है, बहुत दिनों से करने की वजह से हृदय जो रहते हैं वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जैन मुनि जो रहते हैं ना, वो कभी कभी 40-40 दिन तक खाना नहीं खाते हैं, केवल गर्म पानी पी के रहते हैं। या कुछ लोग ना इतना ज़्यादा नियम रहता है, उनका फुफ्फुस जो रहता है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। पहले के ज़माने में ये व्रत रखने की परंपरा थी कि जैसे किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, हिंदू धर्म में भी किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो चांद्रायण व्रत करते थे, कि चंदा मामा जैसे जैसे शुरू होते हैं ना, जैसे कि अमावस्या हो गया, उसके बाद में पहला दिन जो है प्रथमा का, उस दिन ना 1 ग्रास लेना है, फिर द्वितीय लिया तो उससे थोड़ा बढ़ाना है, तृतीया हो गया तो थोड़ा बढ़ाना है, और पूर्णिमा तक फुल ग्रास लेना है, 15 मुट्ठी तक इतना खाना खाना है दिन भर में, और उसके बाद में फिर कम करना है। ऐसे चांद्रायण व्रत, बहुत सारे व्रत उपवास किए जाते थे। सती सावित्री का व्रत करेंगे तो, या फिर निर्जला या हरतालिका व्रत, ऐसे हरतालिका व्रत में तो पूरा दिन पानी नहीं पीना है। ऐसे बहुत सारे व्रत हैं हमारे, तो और वो भी स्त्रियों को कराया जाता था पहले के जमाने में, उनको कंपल्शन होता था कि करना ही है, तो व्रत वैकल्य था। फिर बाद में परंपरा ही भारतीय संस्कृति में कि सोमवार का भी व्रत करना है, कोई गुरुवार का व्रत करना है, फिर ये व्रत करना है, शुक्रवार का व्रत करना है, और व्रत में पूरा दिन पानी नहीं पीना है। व्रत वैकल्यता की वजह से हृदय जो रहता है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। हृदय असल में रसव स्रोत का मूल स्थान है, और रस जो रहता है रसम तर्पयति, रस धातु है वो तर्पण का कार्य करता है। और दूसरा इसमें बता रहे भागवत में, पीर्णम जीवनम लेपो स्नेहम धारण पूर्ण,
तो मतलब प्रीणन कार्य, जो नरिशमेंट करने का कार्य कौन करता है, तो रस धातु करता है। अगर हम पानी ही नहीं पिएंगे, निर्जला व्रत करेंगे दिन भर, 24 घंटा निर्जला व्रत कर रहे हैं और फिर व्रत छुड़ाने का दूसरा दिन कर रहे हैं, चांद को अर्घ्य देना है और दूसरे दिन खा रहे हैं, इतना कंटिन्यू अगर इतना कठिन व्रत करेंगे तो रस धातु का क्षय होगा। रस धातु का क्षय हुआ तो उसका परिणाम हृदय पे होगा। हृदय फिर हृदय शुरू हो जाता है, हृदय में शोष उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि हृदय को नरिशमेंट चाहिए रस धातु का। रसव स्रोतस का मूल स्थान है। ऐसे सारे कंडीशन में अगर श्रृंग भस्म और माक्षिक भस्म अगर साथ में दे दिया, पेशेंट जल्दी रिकवरी करता है। या फिर पहले के सत्याग्रह आंदोलन वगैरह होते थे, उसमें भी लोग ना ऐसे भूखे बैठे रहते थे, भूख हड़ताल पे, तो यह सब में श्रृंग भस्म और माक्षिक का प्रयोग किया जाता था, बहुत अच्छा फायदा हो जाता था। तो इससे क्या होता था कि स्वर्ण माक्षिक और श्रृंग भस्म देने से रक्त में आई जो वीकनेस है, रक्त धातु में जो आई वीकनेस है, उसमें ताकत हो जाता है। फिर मुंह पे जो सूजन आती है पांडुता की वजह से, या फिर सर्वांग में सूजन आ जाती है, तो वह सब ठीक हो जाता है। तो ऐसे सारे कंडीशन में श्रृंग भस्म का प्रयोग हृदय में, और हृदय में अगर कोई भी हेतु से इतना लोड पड़ रहा है तो उसको ये बैलेंस कर देता है, इसलिए श्रृंग भस्म का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से बहुत सारे विद्वान लोग ऐसे बोलते हैं कि जो क्षय रहता है, राज्यक्षमा रहता है, ट्यूबरकुलोसिस, पहले तो बता दिया गया कि टीबी के ये जंतुओं को नहीं मारेगा, लेकिन जंतु के वजह से जो वीकनेस आई है फुफ्फुस में, या फिर बिना जंतु की वजह से जो शोष हो गया है, धातु क्षय होने की वजह से, प्रतिलोम क्षय, अनुलोम क्षय की वजह से राज्यक्षमा के सारे सिम्टम आ रहे हैं, वेट लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, तब श्रृंग भस्म का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। यह बुखार को भी ठीक करता है, खांसी को भी ठीक करता है, ऐसा आचार्य लोग बताते हैं और रिजल्ट आता है। उसी तरह से अगर राज्यक्षमा का रोगी है, उसको अगर बल मांस विहीन नहीं है और केवल राज्यक्षमा डिटेक्ट हो गया है, तब इसका प्रयोग करने से तो बहुत अच्छा फायदा होता है। यह फुफ्फुस को अंदर से मजबूत कर देता है, व्याधि क्षमत्व को बढ़ा देता है, और क्षय रोग के प्राथमिक जो प्रथम अवस्था है, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा करता है और रिजल्ट आने लगता है, क्योंकि यह कफ को सुखाता है, हृदय को बल देता है, फुफ्फुस के जो फुफ्फुस वाहिनियां हैं उनको ताकत देता है, फुफ्फुस के पूरा जो अवयव है फुफ्फुस, उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। और ऐसा बोलते हैं कि क्षय रोग में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यह मेडिसिन है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। और छोटे बच्चों को जो बुखार आ रहा है, जो निमोनाइटिस हो रहा है, और ब्रोंकियल अस्थमा या ब्रोंको निमोनिया वाले बहुत सारे पेशेंट आते हैं, छोटे बच्चे जिनको सर्दी खांसी जुकाम बार बार होता है, निमोनाइटिस वगैरह होता है, तो एलोपैथी के डॉक्टर्स क्या करते हैं, सिरप फॉर्म में हायर एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। वह देना गलत है, बच्चों का फिर एंटीबायोटिक्स की वजह से साइड इफेक्ट भी होता है, और वह एक तरह से केमिकल नहीं देख के अगर श्रृंग भस्म का प्रयोग कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और श्रृंग भस्म भस्म के रूप में मत दीजिए आप, मैंने बताया ना कि जैसे स्वर्ण प्राशन का ड्रॉपर में आप मधु डालिए, घृत डालिए, श्रृंग भस्म डालिए, और इसमें अडुलसा का चूर्ण डाल दीजिए, और इसे घोटना है, रस सिंदूर डाल दीजिए, फिर उसके बाद में ज्येष्ठ मत डालिए, विभितक डालिए, मिश्री डालिए, और इसको घोट के मधु और घी में ऐसे करके, और लिक्विड और मीठा मीठा इस तरह से करेंगे ना, बच्चों को ड्रॉपर ऐसे खुद बनाइए ड्रॉपर से, तो उससे ना बहुत अच्छा फायदा होता है। बच्चे ना मीठा होने की वजह से ले भी लेते हैं, और बहुत अच्छा पैलेटेबल भी रहता है वो मेडिसिन। इसी तरह से किसी की, और इसमें ना नेचुरल कैल्शियम रहता है, तो किसी किसी को ना ये फक रोग रहता है, या फिर ज्वाइंट पेन रहता है, बच्चों की कैल्शियम की कमी हो जाती है, और मराठी में इसको मुड़दूस बोलते हैं, जो रिकेट्स रहता है ना, रिकेट्स जो बीमारी रहती है विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से, और इसलिए सनलाइट देना बहुत जरूरी होता है, उससे ये सिंथेसिस ज़्यादा होने लगता है, कैल्शियम का सिंथेसिस ज़्यादा होने लगता है। ऐसे व्याधि में अगर प्रवाल भस्म या प्रवाल सुधाकल्प जो है, प्रवाल मुक्ता फल शंख शुक्ति, प्रवाल पंचामृत में जो भी है वह दे दें, और श्रृंग भस्म भी दे दें, तो श्रृंग भस्म से बहुत अच्छा फायदा होता है। श्रृंग भस्म जो रहता है वो हर तरह के कैल्शियम का जहाँ जहाँ चाहिए उसको भी करेगा, शरीर में उसका मतलब पूर्ति करेगा, और प्रवाल भस्म तो और अच्छा काम करेगा, क्लेद को निकालेगा, और कैल्शियम कार्बोनेट तो है ही, यह इसमें भी कैल्शियम का प्रमाण बहुत ज़्यादा रहता है। इसी तरह से अगर किडनीज में पोए वृक्क रहे, मतलब बहुत ज़्यादा, जिसको हम पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, जिसमें पस फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा रहता है, और नेफ्रॉन जो रहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी चेंजेस रहते हैं, पाइलोनेफ्राइटिस में भी श्रृंग भस्म का प्रयोग अगर दूसरे दवाइयों के साथ, जैसे सूक्ष्म त्रिफला के साथ अगर कर दिया जाए, रस सिंदूर के साथ, मल्ल सिंदूर के साथ, मल्ल सिंदूर वहाँ देना है, मतलब वह मल्ल सिंदूर है, मेटेलिक है, लेकिन वहाँ पे देना है, रस कल्प ज़्यादा नहीं देना है, मल्ल सिंदूर दे सकते हैं।
और वो भी कुछ प्रमाण में, कुछ दिन तक ही देना है, ज्यादा दिन तक रस सिंदूर भी नहीं देना है अगर पाइलोनेफ्राइटिस है। या फिर आपको हर्बल मेडिसिन में जाना है तो आप पुए वृक्क है तो आप गोक्षुर ले लीजिए, पुनर्नवा ले लीजिए, वो बहुत अच्छा काम है। श्रृंग भस्म और पुनर्नवा, श्रृंग भस्म और गोक्षुर, श्रृंग भस्म और वरुण, वरुण की छाल, इसका प्रयोग करिए। तृण पंचमूल का क्वाथ, इन सब के साथ अगर प्रयोग कर दिया जाए तो पुए शुक्र में, अब यहाँ पे पुए विक्र वृक्क, सॉरी पुए शुक्र ने पुए वृक्क है, तो यह पुए वृक्क में कैसे काम करेगा, तो रक्त के और मेद के प्रसाद भाग से वृक्क बनते हैं। यहाँ पर पुए वृक्क जो है तो वहां पर पस फॉर्मेशन हो रहा है, पस हो रहा है तो वहां पे सुखाना जरूरी है, उसको सुखाना जरूरी है। तो श्रृंग भस्म का रुक्षता की वजह से, इतना भी रुक्षता नहीं है, थोड़ा सा रुक्ष होने की वजह से वो पूरा पुयत्पत्ति हो रही है, क्लेदोत्पत्ति है, उसको सुखा देगा, इसलिए किडनी पाइलोनेफ्राइटिस में इसका प्रयोग करते हैं। और भी द्रव्यों के साथ करना चाहिए, डायरेक्ट इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसी तरह से यह काम क्या करता है, तो कफ दोष पे बहुत अच्छा काम करता है, कफ को यह नियमित करता है, कफ का सिक्रीशन जो है पूरे होल बॉडी में उसको ये बैलेंस कर देता है। अगर इसका दुष्य देखें किस पे काम करता है ज्यादा अच्छा कार्यकारी किस पे है, तो रस धातु पे काम करता है, रक्त धातु पे काम करता है, रक्त का प्रसादन अच्छा करता है, अस्थि धातु पे काम करता है क्योंकि खुद इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंपोनेंट, उनसे ही श्रृंग भस्म बनता है। फिर मज्जा पे काम करता है क्योंकि नर्वस सिस्टम पे भी शामक प्रभाव डालता है, उस पर कोई इन्फ्लेमेटरी चेंजेस है उसको ये ठीक कर देगा। फिर जो नर्व का कंडक्शन है सिग्नल का, उसको भी ये ठीक कर देगा। और अगर हम स्थान देखेंगे तो श्वसनेन्द्रिय जो है, फुफ्फुस, लंग्स, उस पर अच्छा काम करता है, हृदय पे और किडनीज पे अच्छा काम करता है, और भी जगह काम करता है लेकिन किडनीज पे, हार्ट पे और लंग्स पे इसका विशेष काम रहता है। तो जहां जहां पर भी आपको ऐसा लगता है कि हमें तीनों अवयवों पे काम करना है और सेफेस्ट मेडिसिन देना है, कुछ मतलब हैवी मेटेलिक या रसकल्प इस तरह की दवाइयां नहीं देनी है, तो आप इसका प्रयोग करिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से श्रृंग भस्म जो है वह 1 से 6 रत्ती बताए हैं, कुछ लोग बोलते हैं 3 रत्ती तक मैक्सिमम होता है। इसको शहद के साथ या गाय के घी के साथ दे सकते हैं। यह श्रृंग भस्म जो है विशेषकर कास व्याधि, हर तरह के खांसी में काम करता है। यह श्वास व्याधि में ये श्वास अलग अलग होता है, महाश्वास होता है, ऊर्ध्व श्वास होता है, तमक श्वास होता है, फिर शुद्ध श्वास होता है, अलग अलग जो श्वास की अवस्था है उसमें काम करता है। पार्श्वों में शूल हो रहा है, प्लूरसी हो गया है, वहां पर भी बहुत ज्यादा पानी जमा हो रहा है, तो पुष्कर मूलादि घृत के साथ अगर श्रृंग भस्म का प्रयोग कर दिया जाए तो पुष्कर मूल बहुत अच्छा काम कर देता है, तो इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। जो निमोनिया रहता है उसमें श्रृंग भस्म बहुत अच्छा काम करता है, ब्रोंकाइटिस जो रहता है उसमें बहुत अच्छा काम कर देता है, इन्फ्लुएंजा रहे उसमें अच्छा काम करता है, जीर्ण ज्वर रहे उसमें अच्छा काम करता है, राज्यक्षमा की प्रथमावस्था रहती है उसमें श्रृंग भस्म अच्छा काम करता है। हृदय में शूल हो रहे तो हृदय के सारे मसल्स में रिदम अच्छा कर देता है, यह उनको प्राकृत देता है, हृदय पे इसका कार्य होता है। यह जो साइनस टैकिकार्डिया हो रहा है, फिब्रिलेशन हो रहा है, अलग अलग कंडीशन में कुछ कुछ अलग अलग चीजें हो रही हैं, तो हृदय को ये बल देता है और हृदय का गति जो है वो प्राकृत करता है। और ना इसका प्रयोग, श्रृंग भस्म का प्रयोग अगर हम लोगों ने रस पाचक घृत, रस पाचक को घृत के रूप में सिद्ध कर लिया, या रक्त पाचक घृत के साथ श्रृंग भस्म का प्रयोग कर दिया जाए तो हार्ट में जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, मतलब वहां पे कुछ ना नेक्रोसिस हो जाता है, वहां पे ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तो कुछ भाग ना सूख जाता है। जैसे कि एक बलून लीजिए, बड़ा सा बलून लीजिए, हार्ट वैसे ही बलून है, और आप लोग ना एक ना ऐसे गांठ मार दीजिए बलून में, और फिर देखिए, और फिर हार्ट हार्ट जैसे पंप कर रहे हैं, लब डब ऐसे हो रहे हैं, तो अगर हृदय को सोचिए कि एक गांठ मार दिया है, वो भाग सूख गया है, तो वो उसका गति अच्छा से नहीं होगा। यही होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, उसका जो रिदम रहता है वो गड़बड़ा जाता है, और इसकी वजह से और भी वहाँ पे चेंजेस होने लगते हैं, पेशेंट को बहुत सारे सिम्टम होते हैं, और ये ज़्यादा बढ़ जाए मायोकार्डियल इन्फेक्शन तो हार्ट अटैक भी आता है, हार्ट बंद हो जाता है, उसका गति में इफेक्ट आ जाता है। तो इस ऐसे कंडीशन में रस पाचक घृत या रक्त पाचक घृत और श्रृंग भस्म का प्रयोग कर दिया जाए तो श्रृंग भस्म हृदय के मसल्स को ताकत देगा, और जो डेड हो गए सेल उनको भी रीजनरेट करने में यह बहुत ज्यादा उपयोग रहेगा। इसको और अच्छा करना है तो श्रृंग भस्म डाल दीजिए, सॉरी अभ्रक भस्म डाल दीजिए। अभ्रक भस्म जो है वो रीजनरेट करता है, कहीं भी धातुओं का रीजनरेट करता है। थोड़ा सा वंग भस्म डाल दीजिए तो वहां शुक्र धातु, स्थानिक जो शुक्र धातु चाहिए वह अच्छा बन जाएगा, तो हीलिंग जल्दी होने लगेगा।
और रस पाचक रक्त पाचक घृत डालेंगे तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में जो रुक्षता आ गई है, जैसे गांठ मार दिया तो रुक्षता ही रहती है, तो वहां पे स्नेहन होना जरूरी है, वो भी रस पाचक पटोल इंद्र कुटकी सिद्ध घृत रहता है, वह जब देते हैं तो वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो संप्राप्ति हुई है उसको पूरी तरह से ठीक करता है। ये सारा चीज ना आपको कॉलेजेस में कोई नहीं बताएगा, ये प्रैक्टिशनर लोग ही प्रयोग करते हैं, और जो लोग सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर है वो भी नहीं बताते हैं इतना कि रस पाचक घृत का प्रयोग करना है, रक्त पाचक घृत का प्रयोग करना है और मायोकार्डियल इन्फेक्शन के पेशेंट ठीक करना है, ये कोई भी नहीं बताता। आप लोग करिए और आप लोग सच में सक्सेसफुल होंगे। मैं करता हूँ, मेरे सर के पास मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों में देखा है कि ऐसा करने से फायदा होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, या कॉर पर्मोनल रहता है जिसमें सांस फूलने लगता है, सीओपीडी के कंडीशन रहते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज्यादा रहता है कफ की वजह से, कफ को ये बैलेंस कर देगा, कफ का सिक्रीशन अच्छा करेगा, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। हृदय शूल में, सर्दी में, जुकाम में, पायरिया, दांतों के मसूड़ों में अगर इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आ गए तो श्रृंग भस्म जो है वो रुक्ष है, यह क्या करेगा कि रुक्षता से वह सुखा देगा, पायरिया का जो पस फॉर्मेशन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन जो गम्स का हुआ है उसको सुखा देगा, क्योंकि रुक्ष है, ये रुक्ष है तो इस ये सुखा देगा, वहां पे कफ की विकृति को ठीक करेगा, क्लेद को ठीक करेगा, शोथ को कम कर देगा, जब वहां से पानी निकल गया, क्लेद निकल गया और हीलिंग प्रॉपर्टी वाला श्रृंग भस्म दे दिया गया तो वो ना वहाँ पे जो पायरिया का बार बार शिकायत रहता है, बहुत सारे एंटीबायोटिक खाए जाते हैं, कंटिन्यूड एलोपैथी के डॉक्टर, डेंटिस्ट जो रहते हैं बीडीएस, उनसे अच्छा हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी हम इस सर्जिकल प्रोसेस नहीं आता, लेकिन जो मूल चीजें हैं उसको ठीक करना है तो हम लोग डेंटिस्ट से ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। तो इसी तरह से बालकों का सूखा रोग, जो मैरास्मस और क्वेश्योरकर जो रहता है उसमें कैल्शियम की कमी रहती है, अग्निमंद रहता है, उन सब में दीपन पाचन द्रव्यों के साथ अगर श्रृंग भस्म का प्रयोग कर दिया जाए तो यह क्या करता है कि श्रृंग भस्म हृदय को बल देता है, फुफ्फुस को बल दे देता है। जब हृदय और फुफ्फुस को बल मिलेगा तो अल्टीमेटली ये फायदा होगा कि जो उनको सूखा रोग हो गया है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वो ठीक हो जाएगा, हार्ट का पंपिंग अच्छा हो जाएगा। इसके साथ में और भी दवाइयाँ देनी पड़ती है जो बृहण करे, जैसे बृहणीय गण की दवाइयाँ, आरोग्यवर्धनी, अश्वगंधा लेहम, द्राक्षावलेहम, ये सब जो बृहण करने वाले, फिर मटन सूप, चिकन सूप, अग्नि को बढ़ाते हुए हम लोग को इसका प्रयोग करना चाहिए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। तो ये क्या करता है, कफ दोष की साम्यावस्था ला देता है और फुफ्फुस के जो एक एक सेल होते हैं, फुफ्फुस के एक एक सेल जो रहते हैं उन सबको ताकत देता है, ट्रकिया को देता है, लैरिंग्स को देता है, एल्वोलाइज को देता है, ब्रोंकियोल्स को देता है और हृदय को शक्ति देता है। क्षय की प्रथमावस्था में इसका प्रयोग करने से यह कीटाणु को नियमित करता है, मारेगा नहीं, उनको बैलेंस करके रखेगा, इसलिए क्षय को बढ़ने देता है। जब नियमित हो जाएंगे तो प्रथमावस्था में ही रुका रहेगा तो वह बढ़ने नहीं देगा, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। श्वास में सहायक औषधि के रूप में इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और दूसरा है कि जिसमें खांसी में कफ नहीं निकल रहा है, सूखी खांसी है, उसमें इसका प्रयोग बिल्कुल भी मत करिए। हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप लोग आयुर्वेद को ऐसे बदनाम न करिए गलत दवाइयां देके, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। श्रृंग भस्म को सूखी खांसी में बिल्कुल भी नहीं देना है, अगर सूखी खांसी में आप लोग देंगे साइड इफेक्ट होगा, खांसी और बढ़ जाएगा। उसी तरह से जो बच्चों का कुकुर खांसी रहता है, जो कुत्ते की तरह खांस के वूपिंग कफ, काली खांसी रहती है जिसमें कफ बहुत ज्यादा जमा रहता है, उसमें श्रृंग भस्म, आधा रत्ती, टंकनसार, आधा रत्ती, इन सबको मिलाकर और कोई माता का जो स्तन रहता है, दूध रहता है, उसके साथ दे दीजिए या मधु के साथ चटाने से बहुत अच्छा फायदा होगा। बहुत सारे ना शरबत आते हैं, इसमें अडुल्सा से सिद्ध किया हुआ, जो अडुल्सा से बनाया हुआ जो शरबत है वो दे सकते हैं, मुलेठी के साथ दिया हुआ दे सकते हैं, गुलबनसा के साथ देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से जो न्यूमोनाइटिस के पेशेंट होते हैं उसमें कफ का संचय बहुत ज्यादा हो जाता है, संचय तब तक बना रहता है जब तक कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए, और खांसने पे बदबूदार, पीला, दुर्गंधी युक्त ऐसा कफ निकलता है, चिकना चिकना, बहुत ज्यादा स्त्यान ऐसा कफ निकलता है, बहुत ज्यादा खांसने के बाद थोड़ा सा कफ निकलता है, न्यूमोनाइटिस में ऐसे कंडीशन आते हैं। तो इसको शीघ्र निकालना है और कफ का साम्यावस्था लाना है, इसके लिए क्योंकि रुक्ष है, उष्ण है, तीक्ष्ण है, तो ये क्या करेगा, कफ जो जमा है न्यूमोनाइटिस में उसको, कफ को निकालेगा, पस फॉर्मेशन को रोक देगा, सुखा देगा, और क्या है कि वहां पे फुफ्फुस के नए सेल को बनाने लगेगा, तो यह प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। यह कफ, दूषित कफ को बनने ही नहीं देता है, और यह क्या करता है, निर्दोष और शक्तिशाली बना के रखता है, बिना दोष से रहित, बिना दोष युक्त जो फुफ्फुस है उसको ये बना देता है, शक्तिशाली बना देता है। तो उसके लिए और भी मेडिसिन देना है तो रस सिंदूर दे दीजिए, स्वर्ण मकर ध्वज, स्वर्ण सिद्ध मकर ध्वज के साथ अगर श्रृंग भस्म का प्रयोग कर देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। उसी तरह से छाती पर सेंधा नमक और सरसों का तेल लगा देंगे या महानारायण तेल लगा देंगे
तब ना बहुत अच्छा फायदा होता है। श्रृंग भस्म इंटरनली दीजिए, ऊपर से पुराना घी का मालिश करिए, सरसों का तेल और सेंधा नमक का प्रयोग करिए, या रूमी मस्तंगी एक तेल आता है उसका प्रयोग करिए, यूनानी मेडिसिन है उसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से फुफ्फुस में अगर कोई विकार आ गया है, कोई विकृति आ गई है, और जो हमने रस सिंदूर मिक्स करके दे दिया, तो ये क्या होता है कि फुफ्फुस के जितने भी विकार है, ब्रोंकिएक्टाइसिस हो गया, फाइब्रोसिस हो गया, ये सबको ये पूरी तरह से ठीक कर देता है। या प्लूरेसी हो गया, लंग्स के नीचे पानी जमा हो जाता है, तो एक तरह से फुफ्फुस का उदर रोग है, जलोदर रोग है, उसमें फुफ्फुस वरण जो कला रहती है, मतलब फुफ्फुस को कवर करने वाली जो लंग्स की जो लेयर रहता है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और उसमें अगर जल संचित रह गया, फुफ्फुसावरण में जो ऊपर जो कवरिंग है उसमें अगर बहुत ज्यादा जल संचय हो गया, तो ज्वर आ सकता है, कास आदि उपद्रव हो सकते हैं, श्वास व्याधि हो सकती है। तो उसमें प्लूरल मेम्ब्रेन जो बोलते हैं हम लोग, प्लूरल मेम्ब्रेन जो रहता है उसमें अगर पानी जमा हो गया तो प्लूरल इफ्यूजन होने लगता है, प्लूरसी की कंडीशन आ जाती है। तो वहां पे वो कफ को सूखना जरूरी है, पानी को सूखना जरूरी है, तो इसलिए मूत्रल दवाइयों के साथ श्रृंग भस्म का प्रयोग करते हैं। तो ये मूत्रल द्रव्यों से और अग्नि प्रदीपक द्रव्य देते हैं, दीपन पाचन द्रव्य देते हैं। अग्नि बढ़ेगा, क्लेदक कफ को सुखाएगा, क्लेद को निकालेगा, और श्रृंग भस्म वहां पे प्लूरल मेम्ब्रेन को भी ताकत दे रही है, लंग्स को भी ताकत दे रही है। तो ये पूरी तरह से जो संप्राप्ति वो भंग हो जाती है। और कफ से होने वाला जो हृदय रोग है, कफ के वजह से, उसमें भी किसी को चलते चलते आयशन श्वास होने लगता है, थोड़ा भी चलेंगे तो सांस फूलने लगता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, हार्ट पंप नहीं कर पाता। इसको कॉर पल्मोनल की अवस्था में भी देखा जा सकता है। वैसे भी रहता है कि फुफ्फुस का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है और हार्ट का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। तब श्रृंग भस्म जो रहता है वो दूषित कफ को निकाल देता है, स्त्रोतोरजन संप्राप्ति को ठीक कर देता है, हृदय को बल देता है, फुफ्फुस को बल देता है, और हृदय के सेल्स को ताकत, नई ऊर्जा दे देता है। इसलिए इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। हृदय में कोई भी कारणों से कमजोरी आ गई है, तो अकीक भस्म मिला के अगर इसका प्रयोग कर दिया जाए, या अब्रक भस्म के साथ कर दिया जाए, तो अकीक भस्म के साथ और अब्रक भस्म के साथ दे तो हृदय को पुष्ट कर देता है। सहस्रपुटी अब्रक और श्रृंग भस्म हृदय को बलवान कर देता है। हृदय के मसल्स रहते हैं, अर्जुना ऋष से भी इसका ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। यह हृदय को सशक्त बना देती है, और जो निर्बल नसें हैं, जो हृदय में जो प्लेक्सेस है नर्व्स का, उसको भी ताकत दे देता है, और यह अपने प्रभाव से काम करता है। कभी कभी रस से काम करता है, कभी कभी रक्त से, कभी रस से, कभी कभी वीर्य से, कभी विपाक से, कभी प्रभाव से मेडिसिन काम करता है। तो इनका ये काम जो रहता है वो गुण से भी होता है, मतलब रुक्ष और उष्ण तीक्ष्ण है, इससे भी काम होता है। पार्थिव है, आकाशीय महाभूत प्रधान है, पार्थिव और आकाशीय महाभूत प्रधान है, तो उससे भी काम करता है महाभूत लेवल से अगर देखा जाए। और नहीं तो ये क्या करता है कि व्याधि प्रतिनिक रूप के रूप में भी इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। तो हृदय को ये पुष्ट करता है, हृदय को बलवान बना देता है, उदान वायु का कार्य को अच्छा कर देता है। अगर प्रतिशय है, नया नया सर्दी है, नवीनावस्था में बहुत नया नया सर्दी है, और नाक से पानी बहुत ज्यादा आ रहा है, और सिर में दर्द है, आंखों की पलकें बहुत हैवी हो रही है, सिर में बहुत ज्यादा गुरुता है, नाक से श्वास नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में इसका प्रयोग करते हैं। और फिर कफ जमा है, दूषित कफ जमा है, तो बुखार आ रहा है, और फिर खांसी आती है तो उग्र रूप धारण कर लेती है, और फिर वो क्षयात्मक मतलब ट्यूबरकुलोसिस में कन्वर्ट हो सकती है। 21 डेज से ज्यादा अगर खांसी रहे तो वह ट्यूबरकुलोसिस में कन्वर्ट हो जाता है वहां पे, क्योंकि कंटिन्यू कफ जमा है, और वो भी बदबूदार हो रहा है, सड़न पैदा हो रहा है, लंग्स के सेल्स को भी डैमेज कर रहा है, तो वह टीबी में होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तब इसमें इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। फिर मस्तिष्क में भी जो भी ये जमा रहता है, कफ जमा रहता है, इथमॉइड साइनस, मैक्सिलरी साइनड और फ्रंटल साइनस, साइनस में कफ जमा है, उसको भी ये सुखाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो इसीलिए प्रतिशय में भी कर रहे हैं, राजयक्ष्मा में भी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर देता है। तो इससे ना पेशेंट और हार्ट को भी ताकत दे रहे हैं, तो घबराहट, एंग्जाइटी सब पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसको और ताकत बढ़ानी है ऐसे कंडीशन में, तो मल्ल सिंदूर आधा रत्ती, त्रिकटु चूर्ण एक 3 रत्ती और मधु के साथ अगर चटा दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि तुलसी का पत्ती जो रहता है, श्वासग्न कासग्न रहता है, तुलसी के पत्ती के साथ या काली मिर्च के साथ श्रृंग भस्म को थोड़ा सा एक चुटकी लेके चाय के साथ मिक्स करके अगर देते हैं ना, तो हृदय को बल मिल जाता है। मैं फिर से बोलता हूँ, तुलसी के पत्ती का पाउडर जो रहता है, तुलसी का जो चूर्ण रहता है, और काली मिर्च और श्रृंग भस्म, इसको चाय के साथ मिक्स करके रोज पीने से हृदय को बहुत अच्छा ताकत मिल जाता है। और या कुछ लोग मधु के साथ देते हैं, कुछ लोग अबरक भस्म, सीतोपलादी चूर्ण, तालीसदी चूर्ण के साथ देते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से खांसी और जुकाम है और क्रॉनिक है अगर, तो श्रृंग भस्म को एक रत्ती ले लेना है, और
श्रृंग भस्म को अब्रक भस्म के साथ लेना है, या फिर जो अलग अलग टंकन क्षार के साथ यूज करना है, यष्टि मधु के साथ करना है, अडुलसा मूल का क्षार के साथ प्रयोग करना है, यवक क्षार सज्जी क्षार के साथ करना है। अलग अलग अवस्था में इसका प्रयोग करने से श्रृंग भस्म बहुत अच्छा काम करता है। इन्फ्लुएंजा में भी बहुत दिन तक कफ जमा रहता है, बहुत ज्यादा दुर्गंध युक्त रहता है, पीले रंग का इन्फ्लुएंजा में कफ निकलता रहता है, तो मल्ल चंद्रोदय रस करके एक दवाई आता है, और मुलेठी और बिभी तक बेहड़ा होता है, इसके चूर्ण के साथ अगर इसका सेवन करा दें और अनुपान वासा स्वरस और मधु रखें, बहुत अच्छा फायदा होता है। तो और इस तरह से बता दिया। इसी तरह से जो रिकेट्स होता है बच्चों का, उसमें अगर श्रृंग भस्म का प्रयोग कंटिन्यू किया जाए तो उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। कफ को निकालने के लिए, अगर कफ को निकालना है शरीर से, तो अगर हमने मिश्री का अनुपान के साथ अगर प्रयोग कर दिया तो कफ को ये निकालने में ज्यादा फायदा करता है। कफ को सुखाना है, मतलब निकालना तो अलग बात है, कफ को सुखाना है तो मधु या पान का पत्ता जो रहता है, जो जिसको हम तांबुल बोलते हैं, तो वो कफ के साथ इसका प्रयोग करते हैं, कफ अंदर अंदर सूख जाता है। उसी तरह से अगर प्लूरसी है, तो प्लूरल इफ्यूजन होके प्लूरसी हो गया है, तो गोदंती भस्म, फिर श्रृंग भस्म इसके साथ अगर दे दिया, या गोदंती हड़ताल के साथ दे दिया, तो ये जो प्लूरसी रहती है उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। राज्य अक्षमा में प्रवाल पिष्टी के साथ सितोपलादी, क्योंकि राज्य अक्षमा में हम, और सितोपलादी चूर्ण बताया ही है, राज्य अक्षमा में सर्वश्रेष्ठ दवाई है, ब्रिहण करती है, धातुओं के लिए रसायन रहती है, तो इसीलिए प्रवाल पिष्टी के साथ अगर देना है, पित्त को भी वो कमन करेगा, कम करेगा, नियमित करेगा। प्रवाल पिष्टी में क्षार है, प्रवाल पिष्टी क्षार है और सौम्य है, सौम्य क्षार है, तो ये क्या करेगा, आदो क्लेदेति पश्चात विशोषयति, तो यह पित्त का भी शमन करेगा। और श्वास वेदी कहा, पित्त स्थान है समुद्भव, पित्त के स्थान से अच्छा फायदा होता है। राज्य अक्षमा में श्रृंग भस्म, प्रवाल पिष्टी, सितोपलादी चूर्ण देने से फायदा होता है। और बाद में च्यवन प्राशावलेह वो दे दिया जाए, या ब्रह्म रसायन दे दिया जाए, तो बहुत अच्छा फायदा करता है। या पिपल्यादि लेहम, कंटकारी अवलेहम, इसका प्रयोग अगर राज्य में, तांबुल लेहम इसका प्रयोग कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से हृदय शूल अगर हो रहा है तो मक्खन के साथ इसका प्रयोग करते हैं। पार्श्व शूल में पुष्कर मूल के साथ करते हैं। वृक्कों का वर्ण रहता है तो इसको, या मूत्र स्तंभ रहता है, मूत्र रुका हुआ है, पाइलोनेफ्राइटिस रहता है, तो उसमें वंग भस्म और मिश्री के साथ इसका प्रयोग करते हैं। फिर दूध के साथ दे या लस्सी के साथ दे तो बहुत अच्छा फायदा करता है। एक चीज और मैं बता रहा हूँ कि मैं अपने सर के पास जाता था, तो सर के पास स्ट्रिंग भस्म आता था, नहीं सॉरी स्ट्रिंग आता था, बड़े बड़े ऐसे स्ट्रिंग लाके कोई लोग देते थे, तो सर हमारे सामने ही पूछते थे कि कहाँ से लाए, तो वो बोलते थे कि मलेशिया से लाए, या फिर हम लोग ये श्रीलंका से लाए, अलग अलग जगहों से लाके हमको सर को देते थे। तो मतलब उसका पूरा ये करके पेपर वर्क करके लाते थे, मेडिसिन के पर्पज से, मरा हुआ जानवर का सिंग निकाल के फिर लाते थे। तो सर क्या करते थे कि उसके पीसेस करवाते थे, आरी से कटवा के या चाकू से, वो निकल जाता है, छोटे छोटे पीसेस होते हैं, इतना हार्ड नहीं होता, वो निकल जाता है छोटे छोटे पीसेस। तो ऐसे ना, इतना छोटा छोटा ऐसे पीसेस वो एक महीने के लिए पेशेंट को देते थे, और बोलते थे कि जैसे चंदन घिसते हैं पानी में, पानी डाल के पत्थर पर घिसते हैं और भगवान को टीका लगाते हैं, उसी तरह से मृग श्रृंग जो रहता है उसको घिसना है, और घिसने के बाद 1 टीस्पून इतना मात्रा में सुबह, 1 टीस्पून शाम को, इस तरह से अगर दे दिया जाए तो हृदय के बहुत सारे व्याधियां ठीक हो जाती हैं। फुफ्फुस और हृदय की बहुत सारी व्याधियों को ये रीजनरेट, मतलब ताकत दे देता है। और ऐसा बोला जाता है कि हार्ट के कार्डियक मसल अगर डैमेज हो गए, माइकोडियल इन्फेक्शन हो गया, वो ठीक नहीं हो सकते हैं, एलोपैथी के डॉक्टर्स बोलते हैं, लेकिन श्रृंग भस्म का प्रयोग करने से वो लोग फिर से रिकवरी हुए, उनको रस पाचक का घृत का अनुपान दिया गया, या रक्त पाचक के घृत का अनुपान दिया गया, बहुत अच्छा फायदा होता है। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, मैंने खुद रिपोर्ट्स में देखा है फायदा होता है। तो इस तरह से मैंने 1 घंटा पढ़ा दिया। अभी आप लोगों को मैं नमस्ते प्रणाम कर देता हूँ, 5 बज गया है, आप लोगों को नमस्ते प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर सोनम जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर कीर्ति जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर रेखा वर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर ज्योति जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर त्यागी जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर जयदेव सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर श्रुति निगम जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग प्रश्न पूछिए जो भी आप लोग का प्रश्न है। डॉक्टर दीपा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर रूपाली जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर प्राजक्ता पाटिल जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर रोमा गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर गीता कदम जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर राज धवन जी नमस्ते प्रणाम आपको, विनय मित्तल जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग ने शायद स्ट्रिंग भस्म का यूज नहीं किया है, सब लोग नमस्ते प्रणाम ही, प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं।
डॉक्टर दिनेश पटेल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर निधि अरोरा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनीषा जी बोल रही हैं कि सर प्रणाम सर, ये 5 साल पुराना हो तो यूज़ कर सकते हैं? हाँ, श्रृंग भस्म जितना पुराना हो उतना अच्छा रहता है। वरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नितिन बंसल जी नमस्ते प्रणाम आपको। जब हम लोग पुट दे देते हैं तो वह अच्छा बन जाता है, और अगर सेफली उसको एयर टाइट कंटेनर में रखा है तो वो खराब नहीं होगा। जितना वो पुराना रहेगा उतना अच्छा रहता है। डॉक्टर तबरेज अली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रियंका जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वर्षा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर संतोष जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ज्योति जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सत्यभान जी नमस्ते प्रणाम आपको। एक भी प्रश्न नहीं आया। डॉक्टर आप लोग प्रश्न पूछा करिए ना कृपया। डॉक्टर प्रशांत जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मुकेश जी बोले हैं कि सिंह भस्म को प्रेगनेंसी में दे सकते हैं? 100% दे सकते हैं, अगर हार्ट अच्छा करना है। ऐसे बोलते हैं ना, पंचमे मनः षष्ठे बुद्धि, तो उसमें अगर हम लोग श्रृंग भस्म का प्रयोग करते हैं, यहाँ गर्भ संस्कार में श्रृंग भस्म का प्रयोग करते हैं, हार्ट जो रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। आप लोग अगर चाह रहे हैं, ऐसा हिस्ट्री है कि बच्चे का हृदय का विकास अच्छे से नहीं हो पा रहा है, फुफ्फुस का विकास ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग प्रेगनेंसी में इसको देते हैं ना, बहुत अच्छा फायदा होता है। बच्चे का बोन्स भी अच्छे होते हैं, हार्ट भी अच्छा बनता है, लंग्स भी अच्छा बनता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर सत्यवान जी बोल रहे हैं कि कोई कंपनी के बारे में बता रहे हैं। मुझे वो कंपनी का मालूम नहीं है, मैं कंपनी में यूज़ नहीं करता हूँ इसलिए मालूम नहीं है। डॉक्टर गगन अग्रवाल जी बोल रहे हैं कि सर प्रणाम, मैं श्रृंग भस्म का प्रयोग करता हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आपकी बात बहुत सही है, आपको बधाई अभिनंदन, आप करते रहिए। डॉक्टर अनीश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुजाता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुजाता जी 2 बार नमस्ते बोल रही हैं। डॉक्टर प्रदीप जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विजय जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग ना प्रश्न पूछिए, प्रश्न। सोनम जी बोल रहे हैं कि मैंने पोस्ट कोविड में किया है, श्रृंग भस्म का प्रयोग अच्छा रिजल्ट है 100%। सत्यवान जी बोल रहे हैं कि उषशी में कैसे प्रयोग करें, सहायक औषधि क्या है? उषशी क्या लिखा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप इसका इंग्लिश में वर्ड लिखिए, उषशी क्या रहता है सत्यवान जी। डॉक्टर अजय जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सत्यवान जी बोल रहे हैं कि औषधि गुणधर्म शास्त्र में अस्थि वक्रता में प्रयोग करने को कहा है। इसमें ना नेचुरल कैल्शियम रहता है, तो अस्थि वक्रता अगर उनके घर के फैमिली हिस्ट्री में आ रही है, इसका प्रयोग करते हैं तो फायदा होता है। बाद में तो हमें बस्ती देना होता है, गूगल तिक्तघृतम देना होता है। मतलब मात्रा बस्ती से वो पूरी तरह से ठीक होता है, अभ्यंग वगैरह से अस्थि वक्रता में होता है। लेकिन अगर वो अस्थि वक्रता ना हो और रिकेट्स जैसी कंडीशन है, तब इसका प्रयोग करते हैं तो नेचुरल कैल्शियम मिलता है, अस्थि धातु को अच्छा करता है। डॉक्टर रमन जी बोल रहे हैं कि श्रृंग भस्म और वंग भस्म किडनी पस में बहुत बढ़िया काम करता है। बहुत बढ़िया आपने बताया। वंग भस्म सच में काम करता है, श्रृंग भस्म तो पुए को जो रहता है, पस को, पाइलोनेफ्राइटिस में उस तरह को वो सुखा देता है। डॉक्टर सुजाता जी बोल रहे हैं कि थैंक यू सो मच सर, आप जिस तरह एक एक ड्रग का कंटेंट्स के बारे में एनालिसिस करके बताते हैं उससे बहुत हेल्प मिलती है चिकित्सा करने में। आज एक उद्गार की पेशेंट फॉलोअप में आई थी, उसका बात इतना ज़्यादा प्रकोपित था कि बॉडी किसी भी पार्ट पर दबाए तो उद्गार आता था, मतलब ये ऊर्ध्ववात की पेशेंट। विद इन 7 डेज उसकी सारी कंप्लेंट सबसाइड हो गई, ये आपके मार्गदर्शन से हुआ है। ए बिग थैंक्स टू यू एंड आयुष दर्पण। थैंक यू, थैंक यू। आप इसी तरह से सक्सेसफुल होइए। आप लोग को एक और चीज़ मैं बताऊंगा। एक डॉक्टर गरिमा करके कोई मैडम है, उन्होंने ना एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेशिया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अति रक्तस्राव हो रहा था, रक्त प्रदर हो रहा था, तो वो मैडम ने ठीक कर दिया। और मैंने 3 ही चीज़ बताया था, पाठा, त्रिकटु और कुटज, ये 3 ही द्रव्यों से उन्होंने बहुत बड़ा चीज़ ठीक कर दिया। मैं उसका रिपोर्ट भेजूंगा और वो मैडम को लेके आऊँगा इंटरेक्टिव सेशन में, वो खुद बताएंगे एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा फायदा। और छोटी छोटी दवाइयाँ रहती हैं जो क्लिनिकली अगर हम लोग देते हैं ना, सक्सेस मिलता है। 1 मिनट, ये हैंग हो रहा है थोड़ा, 1 मिनट रुकिए। डॉक्टर उमा रानी महान काली जी नमस्ते प्रणाम आपको। संजय जी नमस्ते प्रणाम आपको। सत्यवान जी बोल रहे हैं कि सर जी मेरे मन में एक जिज्ञासा है, केवल आप ही मेरी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। आयुर्वेद में उल्लेख है कि रक्तेन रक्तेन रक्तम रक्तेन बढ़ती, यह आधुनिक चिकित्सा में 100% सही है, परंतु प्राचीन काल में रक्त तो नहीं चढ़ाया जाता, तो कैसे रक्त चढ़ाया नहीं जाता था, रक्त पिलाया जाता था। आपको मालूम नहीं है क्या? जो देवी माता है, चामुंडा देवी, चामुंडा देवी जब चंड और मुंड को मार के आई, तो देवी माता ने उनका रक्त पिया पूरा। जब देवी माता रक्त पी रही हैं तो फिर मनुष्यों को पीने में क्या है? तो इसी तरह से पहले ना बलि प्रथा थी, तो बकरे का बलि देते थे। हिंदू धर्म में भी जिस तरह से इस्लाम में, उसी तरह से हिंदू धर्म में भी बलि दिया जाता था।
कुर्बानी जो बोलते हैं, और फिर जो रक्त मिलता था वो पिलाया जाता था, जिसको पांडु रोग हो गया है, या फिर रक्त बस्ती बताया है, उसमें भी बस्ती के रूप में देना है। भैंसे का रक्त पिलाया जाता था, गाय का रक्त पिलाया जाता था। मतलब रक्तेन रक्तस्य वृद्धि होती है जो बोल रहे हैं ना, आप ना इसमें जो है रक्तम रक्तेन वर्धते, अच्छा आपने ये भक्ति लगा के बोला है, रक्तम रक्तस्य वृद्धि भवति, ठीक है, उस तरह से भी इसका प्रयोग करते हैं। मतलब मैं वो बहुत जल्दी फायदा हो जाता था। और ये सब चरक में लिखा है। चरक ये नहीं सोचते हैं कि ये नॉनवेज है या वेज है, वो चिकित्सक हैं, उनको बस चिकित्सा करके इंसान को बचाना है, जिंदगी देना है। बाद में वेज नॉन वेज ये कॉन्सेप्ट आया, और वेदों में, वैदिक काल में ब्राह्मण लोग भी खाते थे, लेकिन बाद में जब ऐसा इन्फ्लुएंस मतलब हो गया, जैन धर्म बौद्ध धर्म का हो गया, तो अहिंसा नहीं करना है तब, और बाद में एनालिसिस भी किया गया। भगवत गीता में बताया गया है कि सात्विक अन्न जो रहता है वो कैसा रहता है, तामसिक अन्न क्या होता है, राजसिक अन्न क्या होता है, तो ये सब बताया गया। लेकिन कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो अपने अपने पर है। आपको अगर वेजिटेरियन रहना है वेजिटेरियन रहिए, नॉन वेजिटेरियन है आपकी मर्जी है। डॉक्टर त्रिपाठी जी नमस्ते प्रणाम आपको, बहुत बहुत आशीर्वाद। डॉक्टर संदीप जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सत्यवान जी बोल रहे हैं कल्याण को सुंदर रस देने से बहुत अच्छा परिणाम मिलता है, बहुत बढ़िया। डॉक्टर हरजीत सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आकांक्षा जी थैंक यू। वैद्य अखिलेश गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कुणाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनोरंजन जी नमस्ते प्रणाम आपको। सत्यवान जी बोल रहे हैं कि डॉक्टर, हाँ ये बहुत बढ़िया चीज बोला कि जिनका बाईपास सर्जरी किया है उनमें भी, उनके लिए तो ये रसायन है। जिनका बाईपास सर्जरी कर दिया गया है, या ये स्टेंट बैठाया है, वॉल रिप्लेसमेंट किया गया है, उनके लिए तो ये इतना अच्छा दवाई है, श्रृंग भस्म या श्रृंगाभ्र रस या नागार्जुनाभ्र रस, प्रभाकर वटी हृदयार्णव रस, युक्ति पूर्वक इसका प्रयोग करिए, उनका हार्ट हमेशा जिंदा रहेगा, और हार्ट जो है वो युवा रहेगा, हार्ट को ताकत मिलेगी, हृदय बूढ़ा नहीं होगा, वृद्ध नहीं होगा, हृदय का यापन अच्छे से होगा, हृदय के सेल्स अच्छे रहेंगे। इसलिए इसका प्रयोग करने से बाईपास के पेशेंट को तो हम लोग देते ही हैं। आप नॉर्थ इंडियन लोगों को मालूम नहीं है, महाराष्ट्र के सारे वैद्य लोग श्रृंग भस्म का इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, इतना करते हैं कि क्या बताएं। डॉक्टर डॉक्टर नुजहत खान ये बोल रही हैं कि श्रृंग भस्म का यूट्राइन ब्लीडिंग में क्या रोल है। यूट्राइन ब्लीडिंग में ये ना असली में तीन अवयवों पे काम होता है, फुफ्फुस पे, हृदय पे, और वृक्क पे। यूट्रस पे इसका काम होता है कि नहीं होता है इतना वो नहीं है। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि रक्तवास स्रोतस का वहाँ पे जो सर्कुलेशन है उसको, रक्त वाहिनियों को ताकत देगा ये। लेकिन यूट्राइन ब्लीडिंग में स्ट्रिंग भस्म का प्रयोग मैंने तो नहीं देखा है, आपने शायद किया होगा, लेकिन उसका प्रयोग नहीं देखा है, तो मैं उसके बारे में कैसे बोलूँ। यूट्राइन ब्लीडिंग में तो आपके पास नाकेशर चूर्ण है वो दीजिए ना, फिर पुष्यानुक चूर्ण है वो दीजिए। ये यूट्रस पे जाने वाली दवाई नहीं है, आप कहीं का दवाई कहीं भी मत करिए। कुणाल जी बोल रहे हैं एग्जैक्ट डोज ऑफ श्रृंग भस्म 1 से 6 रत्ती तक, एग्जैक्ट डोज है, पेशेंट टू पेशेंट ये डिपेंड करता है। उषा जी बोल रहे हैं कि नाउ डे श्रृंग भस्म नॉट रियली अवेलेबिलिटी। सच में आपका बात सही है, लेकिन यहाँ पुणे महाराष्ट्र में अवेलेबल है। म्यूकोरमाइसिस, कौरव जी बोल रहे हैं लंग म्यूकोरमाइसिस में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग करिए ना, लंग म्यूकोरमाइकोसिस में एक एक चुटकी सुबह शाम करिए, लंग्स को ये रीजनरेट करेगा, लंग्स को ताकत देगा। अभ्रक भस्म और श्रृंग भस्म मिक्स करके दे दीजिए, या श्रृंगाभ्र रस, श्रृंग और अभ्रक से और बहुत सारी दवाइयों से बना हुआ, उस तरह से दीजिए, और श्रृंग भस्म ही अकेले दीजिए। म्यूकोरमाइकोसिस में ये क्या कर सकता है, कैसे काम कर सकते हैं, वो मैंने बताया, एक एक रत्ती देना है। कैसे काम करना है, तो क्लेद को दूर करता है, लंग्स के पैरेन्काइमल लेयर्स को ताकत देता है, एल्वोलाइज को ताकत देता है, ब्रोंकियल्स को ताकत देता है। जब वो ताकत देगा, रीजनरेट करेगा, और क्योंकि आकाशीय महाभूत है, आकाश महाभूत बना है, तो यह श्रृंग भस्म में वो पार्थिव और आकाश दोनों द्रव्यों से बना है। क्योंकि बारहसिंगा का सिंह होते ऊपर रहता है, आकाश की तरफ रहता है, तो आकाशीय तत्व भी है इसमें। अगर आप तोड़ तोड़ के देखेंगे बारहसिंगा, तो छोटे छोटे पोर्स रहते हैं सिंह में, तो आकाशीय तत्व भी है और पार्थिव द्रव्य भी है। तो इसलिए म्यूकोरमाइकोसिस में लंग्स में तो बहुत अच्छा काम करता है। डॉक्टर प्रियदर्शनी जी नमस्ते प्रणाम आपको। गौरव खुराना जी बोल रहे हैं श्रृंग भस्म का रस गुण वीर विपाक, ऐसा कहीं
ये द्रव्य गुण का पुस्तक में नहीं है। श्रृंग भस्म गुण बता सकता हूँ, उष्ण और तीक्ष्ण रहता है। रस जो रहेगा वो थोड़ा सा कषाय रसात्मक रहेगा, कषाय रसात्मक रहता है। और वीर विपाक ये सब जो रहता है ना, यह द्रव्य गुण के दवाई में रहता है। उसमें आप लोग देख सकते हैं, मैं उसको अच्छे से नहीं बता पाऊंगा। विपाक जो रहता है वह कटु रहेगा कि मधुर रहेगा, ये क्योंकि द्रव्य गुण की बुक में नहीं बताया, मैं अपने मन से कैसे बताऊं। और वीर्य क्या रहेगा, ये वीर्य मैं इतना बता दूंगा कि उष्ण वीर्यात्मक है। विपाक क्या है, इसका कटु है कि क्या है, वो अम्ल है, ये मैं नहीं बता सकता। रस मैंने बता दिया कषैला रहता है, थोड़ा तिक्त रहता है, क्योंकि मैंने खुद खा के देखा है। गुण है उष्ण तीक्ष्ण और रुक्ष रहता है, ये कफ को सुखाने वाला रहता है, और मेन ये प्रभाव से काम करता है। रचना जी बोल रही है कि सर रस सिंदूर कितना लेना है, एक रत्ती। श्रृंग भस्म एक रत्ती, आधा रत्ती। आप रस सिंदूर कितना पेशेंट का अग्नि है उस हिसाब से आप डिसाइड करिए, आधा रत्ती भी ले सकते हैं रस सिंदूर, या एक रत्ती भी ले सकते हैं। और श्रृंग भस्म एक रत्ती के साथ ले सकते हैं। कीर्ति जी बोल रही हैं कि पोस्ट कोविड के पेशेंट में मुंह में कफ आता है, तो उसमें श्रृंग भस्म किसके साथ दें। अगर कफ आ रहा है ना बहुत ज्यादा, तो श्रृंग भस्म तो कफ को सुखाने के लिए ही काम करता है। आप सीतोपल आदि चूर्ण में डाल दीजिए, तालीस आदि चूर्ण के साथ डाल दीजिए। use it in vertigo in hypotension with swarnamakshi and grit, results was very good। अनघा जी वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा बताया। एक तो आपने यूज भी किया, रिजल्ट भी दिया, और हमें बता भी रही हैं। सच में आपका फायदा जो हुआ है, ये जो भी लोग यूज करेंगे स्वर्णमाक्षी का, उनको भी फायदा होगा। डॉक्टर सत्यवान जी बोल रहे हैं कि सर जी उशशी को इयोसिनोफिलिया कहते हैं। इयोसिनोफिलिया, हाँ अच्छा, मुझे इतना हिंदी मालूम नहीं है। उशशी जो इयोसिनोफिलिया बोल रहे हैं ना, उसमें आप क्या करिए, श्रृंग भस्म ले लीजिए, अभ्रक भस्म ले लीजिए, त्रिकटु चूर्ण या पंचकोल चूर्ण के साथ अगर इसका प्रयोग करेंगे तो इयोसिनोफिल काउंट जो है बढ़ा हुआ है वह कम कर देगा। और इसमें और क्या दे सकते हैं, श्वास का चिंतामणि दे सकते हैं, सीतोपलादि चूर्ण, तालिसादि चूर्ण, टंकन क्षार, यष्टि मधु, बिबितक का चूर्ण, मिश्री का चूर्ण, ये सब बहुत सारी दवाई हैं। यहाँ सिंपल सिंपल इयोसिनोफिलिया बढ़ा हुआ है ना, सबसे अच्छी दवाई तो सूक्ष्म त्रिफला दे दीजिए, या एकेटी दे दीजिए, अमृता गुगुल, कैशुगल, त्रिफला गुगुल, वह इयोसिनोफिलिया को ठीक कर देता है। डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी बोल रही हैं रक्त बस्ती, जी आपका बात सही है। डॉक्टर सुधीर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रोमा गुप्ता जी बोल रहे हैं आज भी अजरक के जमा कर मंड के साथ फ्राई करके खाया जाता है। जी हमें नहीं पता था, हम लोग वेजिटेरियन है, हमें नहीं पता था। डॉक्टर गगन अग्रवाल जी बोल रहे हैं कि मेरे पास बहुत पुराना वाला है, अब तो जो आता है वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है बराबर जितना पुराना रहता है श्रृंग भस्म, और वो भी 7 या 8 बार गजपुट देके बनाया गया है। हमारे सर क्या बोलते हैं कि या तो आप इसको घिस के पत्थर पे जो है उगाड़ून घेते हैं, ऐसा बोलते हैं, मराठी में बोलते हैं। या फिर आप अगर आपके पास श्रृंग भस्म आ रहा है, आप खुद ही पुट चाय बनता है, मीठा चाय, उसमें चीनी डालते हैं और थोड़ा नमक डालते हैं। या कुछ लोग ना नमक वाला कहवा बोलते हैं उसको। जो कश्मीर में आप लोग जाएंगे ना, तो उनके पास छोटी छोटी सेगड़ी रहती है, कश्मीर के लोगों के पास। वो लोग ना जब भी चलते फिरते हैं ना, तो वो सेगड़ी को पेट के पास लगाए रखते हैं कि थोड़ा उष्मा रहे। बॉडी जो रहता है वो 0 डिग्री के नीचे भी पारा जब गिर जाता है तो गर्माहट मिलते रहे, तो वैसी सेगड़ी लोग लेके आते थे महाराष्ट्र के वैद्य लोग। और वो सेगड़ी में ये पुट कंटिन्यू देते रहते थे, मतलब मिट्टी का मटका डाल देंगे और सेगड़ी में कोयले का अग्नि से वो अपने आप पकते रहेगा, पकते रहेगा। और फिर ना 1 महीना 2 महीना कंटिन्यू करेंगे तो अपने वो पुट वो अग्नि संस्कार से बन जाता था। इस तरह से हमारे सर बताते हैं कि श्रृंग भस्म अगर मार्केट में आ रहा है, उसमें अच्छा सा पुट नहीं दिया है, कुमारेश्वरस में आप घोट के और उसमें मटके में डाल के और सेगड़ी लेके आइए, जो कश्मीर में मिलता है, यहाँ मिलता है कि नहीं पता नहीं, जिसमें कोयला डाल के ऐसा होता है छोटा सा, आग जला के, और वो गर्मास के लिए वो कश्मीर में मिलता है, वो लेके आइए और आप पुट देते रहिए, बहुत अच्छा अच्छा सा श्रृंग भस्म बनेगा। डॉक्टर दीप्ति जी बोल रही हैं कि सेरेब्रल एट्रोफी में ये काम करेगा। सेरेब्रल एट्रोफी से ज़्यादा लंग्स के एट्रोफी में काम करेगा। हृदय की अगर एट्रोफी जैसे कंडीशन उसमें काम करेगा। वृक्क की एट्रोफी में अच्छा काम करेगा। ब्रेन पे ये काम करने वाली दवाई नहीं है। ये अब्रक भस्म तो काम करेगा। अब्रक भस्म तो सेरेब्रल एट्रोफी में काम करता है, मस्तिष्क पे जाता है, लेकिन ब्रेन पे श्रृंग भस्म का उतना रोल नहीं है। वहां पे अभ्रक भस्म का है। और स्वर्ण कल्पों का बहुत अच्छा रहता है। सेरेब्रल एट्रोफी में स्वर्ण मालिनी वसंत,
सबसे बेस्ट दवाई है। स्वर्ण मालिनी वसन, फिर ये अब्रक भस्म है, सहस्त्रपुटी अब्रक भस्म, इन सब से रिजल्ट है। महाकल्याणक घृत, ब्राह्मी घृत के साथ देने से फायदा होता है। ब्रेन पे श्रृंग भस्म का आप लोग कहीं भी देखिए, ब्रेन पे श्रृंग भस्म का उपयोग ऐसा देखा नहीं गया है। तो जो मैं देखा नहीं, मैं कैसे बताऊं। डॉक्टर दीपा जी बोल रहे हैं कि प्रोस्टेट इन्फ्लेमेशन, ये हर जगह पे मत यूज करिए। कोई भी दवाई प्रोस्टेट पे कैसे काम करेगा, प्रोस्टेट पे काम नहीं करता है। राजू पुजारी जी जय नमस्ते, प्रणाम आपको। अखिलेश गुप्ता जी बोल रहे हैं कि कैन वी यूज स्वर्ण माक्षिक भस्म, सिंह भस्म, वंग भस्म, अब्रक भस्म कंपोजिशन फॉर। आपका प्रश्न पूरा नहीं है सर। सत्यवान जी बोल रहे हैं कि कुमारी रस में पुट देंगे तो सौम्य हो जाएगा। होने दीजिए ना, ये रुक्षता को कम करेगा। और कुमारी जो है दीपन पाचन है, भेदन कार्य करता है। आप लोग सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, इसीलिए ना एनालिसिस करिए। मैं पढ़ा देता हूँ, आप लोग भी पढ़िए। आप लोग ढूंढिए कि और क्या क्या हम लोग के पास द्रव्य है जो हमें पढ़ना है, इसका यूज करना है। आप लोग ना किसी का पढ़ाया हुआ तो पढ़ेंगे, लेकिन अपना भी पढ़ाई, सेल्फ जो स्टडी रहता है वो ज़्यादा गुणकारी रहता है। तो मैं अभी का लेक्चर बंद करता हूँ। 1.25 घंटे से मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा थक गया हूँ। आप लोगों को प्रणाम, नमस्कार, प्रणाम।